नीता नगरी इज स्पॉन्सर्ड बाय खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। ये 2004 का साल था, गर्मियों का वक्त था और सियासी गर्मी भी बहुत बढ़ रखी थी, क्योंकि भारत उदय के नारे के साथ सत्ता में लौटने की चाह रखने वाला राजग यानी एनडीए हार चुका था। सबकी नज़र लुटियंस दिल्ली के एक पते की तरफ थी। ये पता था 10 जनपद का। लोगों को लगा कि अब ये औपचारिकता भर है, जैसे 1999 में राष्ट्रपति भवन के बाहर कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा वी हैव द रिक्वायर्ड नंबर, वैसा ही एक बार फिर से होगा। लेफ्ट और दूसरे दल भाजपा विरोध के नाम पर एक होंगे और उसके बाद सोनिया का दावा होगा। इसके उलट कुछ आवाजें थीं। कोई सर मुड़वाने की धमकी दे रहा था, कोई विदेशी मूल के मुद्दे की बात कर रहा था। 10 जनपद में एक फैसला होता है। ये फैसला कुछ राजनीतिक फैसला था, कुछ पारिवारिक फैसला, और अब परिवार के फैसले को पार्टी को बताया जाना था। लेकिन सबसे पहले ये फैसला बताया जाना था उस शख्स को जो फिल्मी लहजे में कहें तो महिष्मती का कटप्पा था, भाजपा की शब्दावली में कहें तो फ्लैम्बॉयंस और ऑरेटरी को माइनस कर दें तो कांग्रेस का प्रमोद महाजन था, जो उनका सबसे विश्वस्त राजनीतिक प्रबंधक था। तलब किया गया, एक सफ़ेद एम्बेसडर दाखिल होती है 10 जनपद में, अहमद पटेल उससे नीचे उतरते हैं। चर्चा होती है, सोनिया गांधी अपना फैसला बताती हैं, अहमद इस फैसले के राजनीतिक नफ़ा नुकसान के बारे में बताते हैं, विरोध करते हैं। और अगर वरिष्ठ पत्रकार शीला भट्ट की माने तो तभी राहुल गांधी और अहमद पटेल के बीच झड़प होती है। राहुल की चिंता अपनी माता जी की सुरक्षा है, क्योंकि दादी और पिता के साथ क्या हुआ उनके सामने था, और अहमद पटेल की चिंता कांग्रेस के भविष्य की सुरक्षा है। कहते हैं कि यहीं से ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड के बीच अविश्वास की बुनियाद पड़ गई। लेकिन कहने वाले इसका विस्तार दूसरी जगह नहीं ले जाते, जब भरूच में अपने वालिदैन के बगल में उनकी कब्र खोदी जाती है अहमद पटेल की, जिनका पिछले दिनों कोविड के चलते, उसके बाद के कॉम्प्लिकेशंस के चलते निधन हुआ। तो राहुल गांधी वहाँ पर कंधा देने के लिए और मिट्टी डालने के लिए मौजूद रहते हैं। कितनी अजीब शख्सियत है, कभी मंत्री नहीं रहा, लेकिन यूपीए के 10 बरस के शासनकाल में सोनिया गांधी के बाद उसे सबसे पावरफुल राजनीतिज्ञ माना गया। सियासत ऐसी ही है, नेता नगरी ऐसी ही होती है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये है नेता नगरी का नया संस्करण, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंतजार के लिए हाथ जोड़कर माफी है। अगर आपको पता चले और नए स्वरूप में मेरे साथ हैं ललन टॉप के नौजवान पत्रकार, जिनका मैं भी मुरीद हूं, निखिल। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। शुक्रिया सौरभ, और इट्स एन ऑनर यहाँ पे होना। और आई एम फीलिंग लाइक कि जैसे वो टेस्ट कैप नहीं पकड़ाते हैं नए प्लेयर को। और वैसा ही मुझे भी, जो कैप पहनने वाला होता है वो बड़ा नर्वस होता है, और वैसा ही मुझे भी लग रहा है आज, क्योंकि बहुत लंबा हमने एक ब्रांड की तरह इस्टेब्लिश किया है नेता नगरी को इतने लंबे टाइम में, तो उसमें आपको थोड़ा सा नर्वस होते हो आप, जब आप उस दुनिया में जाने को होते हो। तो देखते हैं ये किस तरह से टर्न आउट होता है। और मैं, जब हमारी बात भी चल रही थी कि क्या आप आना चाहेंगे और आप आएंगे तो फिर नेता नगरी में क्या करेंगे, तो मैं यही सोच रहा था कि मेरी जगह कहाँ है, मैं कैसे उस जो नेता नगरी जो दर्शक जानते हैं उसमें कहाँ पे आके फिट होता हूँ। तो मैंने ये सोचा है कि हर हफ्ते मैं एक कोई ऐसी चीज़ अपने दर्शकों के लिए लेके आया करूँगा जो अदरवाइज हमसे मिस हो जाती है, या तो वो कम जगह उसका जिक्र सुनते हैं। तो उसकी शुरुआत हम आज करेंगे। हैरी पॉटर एक बड़ी बहुत कमाल की फिल्म सीरीज़ है। उसमें एक छोटी सी चीज़ थी, वोल्डेमॉर्ट का कोई नाम नहीं लेता था, क्योंकि वो उसका नाम ले लिया जाएगा तो वो आ जाएगा। और उसी तरह की का डर है या दहशत है या पता नहीं क्या है, किस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ है, हम 2-3 शब्द कभी सुनते नहीं हैं। भीमा कोरेगांव
और उसके जो तमाम आरोपी हैं, जिन पे एक लंबी लिस्ट है आरोपों की, उनके साथ में किस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है। चूंकि नेता नगरी एक पॉलिटिकल शो है, तो इसी के अराउंड मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने दर्शकों से शेयर करना चाहता हूँ। 8 अक्टूबर को स्टैन स्वामी अरेस्ट होते हैं और 9 तारीख को मुंबई की तड़ोजा जेल में ले जाया जाता है। नवी मुंबई में है, रायगढ़ में पड़ता है, पर वो मुंबई ही है, वो वेस्टर्न मुंबई। वो 83 साल के हैं। अब उनकी एक मेडिकल प्ली में से मैं कुछ चीज़ें स्टेट करना चाहता हूँ जो उनके लॉयर ने अदालत को बताई थी। सुनने की क्षमता उनकी कम है, 2 बार उनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, पेट के निचले हिस्से में उनको दर्द होता है, और वो अपने हाथ से कोई चीज़ पकड़ने में उनको काफ़ी तकलीफ होती है क्योंकि वो पार्किंसंस के मरीज़ हैं। इसलिए उन्होंने 6 नवंबर को स्ट्रॉ और सिपर मांगा। स्ट्रॉ हम जानते हैं, सिपर वो होता है अगर इसी के ऊपर एक ढक्कन लगा के एक छोटा सा छेद होता है, वो सिपर है। और इसका इस एप्लीकेशन का जवाब देने के लिए प्रोसिक्यूशन ने 20 दिन का वक्त मांगा। जब उसके बाद प्रोसिक्यूशन कोर्ट में जाता है तो वो कहता है कि स्टैन स्वामी जैसा कह रहे हैं कि मेरा सिपर और स्ट्रॉ आपने ले लिया, हमने नहीं लिया, हमने जब्त नहीं किया है, और वो याचिका निरस्त हो जाती है। 26 नवंबर, आज 27 नवंबर है जब रिकॉर्डिंग हो रही है, 26 नवंबर संविधान दिवस है। उस दिन स्टैन स्वामी एक और याचिका लगाते हैं स्पेशल एनआईए कोर्ट में, और वहाँ पे वो फिर से मांग दोहराते हैं कि उनका स्ट्रॉ और सिपर उनको दे दिया जाए और गर्म कपड़े दे दिए जाए क्योंकि ठंड है। अब इसकी तारीख 4 दिसंबर को मिली है, जिसके जब अथॉरिटीज़ अपना जवाब देंगी। एनआईए ने अभी भी कहा है कि हमने आपसे नहीं लिया, जब हमने आपको अरेस्ट किया तब हमने आपसे सिपर और स्ट्रॉ हमको मिला नहीं वहाँ पे, इस तरह की बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टैन स्वामी और भीमा कोरेगांव केस में जो गिल्ट और इनोसेंस है वो इस कमरे के स्कोप से बाहर की चीज़ है, अब उसको अदालत को तय करना है। लेकिन उन्हें स्ट्रॉ या सिपर मिले या नहीं, इस चीज़ को लेकर के जो चिप्पी है वो मुझे काफ़ी चुभती है। जो चाहे वो हमारी कम्युनिटी हो, प्रेस की हो, चाहे वो पब्लिक डिस्कोर्स हो, उसमें से एक तरह से वो बेदखल हैं। न्याय सिर्फ होना ज़रूरी नहीं होता, इट शुड बी सीन की न्याय हो रहा है, पंचों में भी साबित होना चाहिए। इनफैक्ट निखिल, जब आप ये बात कह रहे हैं तो पूरा जो एल्गार परिषद का केस है, हाँ, आपने कहा ये है कि वो कोर्ट में तय होगा, हाँ, पर एक जो बाइनरी क्रिएट हो जाती है, किसी पर कोई इल्जाम लगा तो अब वो एक किस्म से, जिसको हम लोग राजनीतिक अस्पृश्यता कहते हैं, कि भाई इस पे बात करोगे तो तुम पे ही सवाल उठने लगेगा। Exactly. कि तुम बड़े इनके सिंपैथाइजर बन के दिख रहे हो। तो ये बात लगातार हुई है। इनफैक्ट जब साध्वी प्रज्ञा भर्ती थी तब भी ये बात आई थी, जब साध्वी प्रज्ञा ने अपना ये एडमिशन दिया था जेल में रहते हुए कि साहब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है शारीरिक, और वो किस तरीके से उनको लाद के लाया गया था, तब ये बहस हुई थी। इस बहस को मैं बहुत दूर की कौड़ी में ले जाऊं, जब महात्मा गांधी जेल में बंद थे और अनशन पर थे तो अंग्रेजों का एक तबका था जो चाहता था कि ये मर जाएं, तंटा खत्म हो, और दूसरा था जो कहता था कि नहीं, बड़ा गलत हो जाएगा। तो एक सभ्य समाज को इस चीज से भी मेजर किया जाता है कि प्रिजनर हो, पॉलिटिकल प्रिजनर हो, हाई प्रोफाइल केसेस के प्रिजनर हो, या एक आम प्रिजनर हो। इसीलिए हमारे यहाँ जेल को सुधार गृह कहा जाता है। और ये जो स्टेट क्राफ्ट हुआ, न्याय प्रक्रिया हुई, इसमें हम कोई नौसिखिए नहीं, हम शताब्दियों पुरानी हमारी संस्कृति है, सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशंस में से हम आ सकते हैं, थोड़ा सिविल हम हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और इसी नोट पे हम चाहते हैं कि आज का नेता नगरी का एपिसोड अब आगे बढ़ाया जाए। जी, क्योंकि सियासत का मकसद समाज की बेहतरी होता है, और ये एक मुट्ठी भींच के लगाए गए नारे भर की प्रक्रिया नहीं है। शुरू करते हैं नेता नगरी। नेता नगरी में पहला मुद्दा रहेगा किसानों के प्रोटेस्ट से जुड़ा। बात करेंगे बाजार वाले एंगल पर आईआईएम के प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री से। दूसरा मुद्दा सौरभ, आज हम चाहते हैं कि बिहार चुनाव हो गए हैं, नतीजे आ गए हैं, काबीना भी बन गई है, लेकिन हमने बात अभी तक नहीं की है। तो हमने वक्त लिया है संतोष सिंह से, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पटना में इंडियन एक्सप्रेस के लिए वो काम करते हैं। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से पॉलिटिक्स अब डेवलप होती दिख रही है पटना में। तीसरा मुद्दा होगा पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ, जहां पर चुनाव है, मार्च अप्रैल के महीने में चुनाव होने की संभावना है, और चुनावी घमासान है, और एक नया प्लेयर है, ऐसा प्लेयर जो पिछले विधानसभा चुनाव में दहाई के आंकड़े में भी नहीं पहुंचा था। बीजेपी 3 सीटें थी, लेकिन लोकसभा देखें 2019 की तो 18 सांसद हैं, 40% से ऊपर का वोट है, और सत्ता पर जोरदार दावेदारी है। और पश्चिम बंगाल की सियासी स्थितियों पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगी इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़ी सीनियर जर्नलिस्ट मनोज्ञा लोईवाल। तो आइए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है?
मुद्दा ये है कि टीवी की स्क्रीनों पर किसान नजर आ रहे हैं, पानी की बौछारें नजर आ रही हैं, उनके सामने के अवरोध नजर आ रहे हैं और पक्ष विपक्ष में तर्क नजर आ रहे हैं। मुद्दा यह है कि फार्म बिल पर हरियाणा और पंजाब के किसानों का विरोध क्या दुरुस्त है या उनकी चिंताएं कम और राजनीति ज्यादा है। सियासत पर खूब बात हो रही है। हमें लगा कि जो मुख्य मुद्दा है बहस का कि क्या किसानों को बाजार के हवाले कर दिया गया, उस पर बात हो। और इस पर बात के लिए, जैसे हमने आपको पहले सूचित किया था, हमारे साथ हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और फार्मवेदा, एक संस्था है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे काम करती है और एक संस्था है जो किसानों की बेहतरी के लिए काम करती है। उन दोनों के फाउंडर और IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नेता नगरी में। धन्यवाद, हमको मौका दिया आपके साथ बात करने का। नहीं, प्लेजर इज ऑलवेज अवर्स। प्रोफेसर शास्त्री, मेरा पहला सवाल यह है कि इन 3 बिल्स को लेकर जो बार बार बात हो रही है कि प्राइवेट प्लेयर्स के लिए रास्ता खोला जा रहा है, ये अच्छा है या बुरा है, या ये जो अच्छा और बुरा की बाइनरी है उससे आगे जाकर कुछ है जो कि अमूमन होता है? सर, बहुत अच्छा सवाल है, आपने सीधा सवाल किया। तो इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं जो मैंने उस लेख में नहीं लिखा है। अगर हम एक कदम पीछे हटके जरा ध्यान से सोचें और तीनों बिल को साथ में देखें, तो पहला है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। उसमें ये लिखा है कि सरकार जो पाबंदी लगा देती है स्टॉक्स पे कि तो मर्चेंट्स और बिजनेस वाले लोग हैं वो इतना माल होर्डिंग नहीं कर सकते, माल दबा के नहीं रख सकते हैं, वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उसको लगभग हटा दिया गया। वो कह रहे हैं कि अगर कोई इमरजेंसी हुई तो देखी जाएगी, नहीं तो कोई भी जो प्राइवेट कंपनी है वो जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खरीद सकती है रख सकती है। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लगभग रख कर आगे बढ़िए। APMC जो मार्केट यार्ड में, जो मंडियों में जो वगैरह होता है, उन्होंने कहा है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी माल सीधा खरीद सकती हैं किसानों से और उसमें टैक्स नहीं लगेगा। जो मंडी टैक्स या जो वेव किए जाएंगे। अच्छा, तो वो माल को खरीद के स्टॉक भी कर सकते हैं और माल को खरीद भी सकते हैं जी। आगे है ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल है जी। तो इस बिल में वो कह रहे हैं कि भाई वो किसानों के साथ कोई भी कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है और उनसे वो माल खरीद सकती है। तो अभी जो नियंत्रण, जो कंट्रोल है खेती के ऊपर, वो लगभग गवर्नमेंट और किसानों के बीच में था। जी। अगर ये तीनों बिल को हम साथ में देखें तो ये क्या उत्पादन होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बिल के थ्रू कर सकते हैं जी। उसको मंडी के बाहर प्राइवेट मंडियों में खरीद सकते हैं और जितना मर्जी खरीद के उसकी स्टॉकिंग भी कर सकते हैं जी। तो पूरा जो नियंत्रण है ने जो भारतीय कृषि का, वो एक तरफ निजीकरण की तरफ जा रहा है अगर तीनों को मिला के देखें जी। तो वो इसके बारे में हम सबको सोचना है। और सबसे पहले राजनीति है कि नहीं है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा जी। और हमारे जो किसान भाई हैं पंजाब और किसान हरियाणा में, उनको थोड़ी बधाई तो देनी पड़ेगी देश के वासियों की तरफ से कि भाई आप अपने हक लड़ रहे हैं और आप हो तो अच्छा होगा। सर, मैं इसमें हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं अपने व्यूअर्स के साथ में और नेता नगरी के पिछले कुछ एपिसोड्स में भी हमने इस पे बात की है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के काफ़ी संशय है किसानों के मन में भी और हमारे जैसे जो लोग कृषि नहीं करते हैं लेकिन उससे प्रभावित होते हैं उनके मन में। ये एक बहुत बेसिक समझ मानी जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट कभी इक्वल पार्टीज के बीच में नहीं होता है। एक पार्टी ज़्यादा मजबूत होती है, एक पार्टी थोड़ी कमज़ोर होती है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट अगर कॉरपोरेट्स और किसानों के बीच में होता है तो हम कितने आश्वस्त रह सकते हैं कि जो सरकार का आर्गुमेंट है कि आप मार्केट में जाएंगे आपको एक फेयर प्राइस मिलेगा, पहली चीज़ वो
वो कितने एम्पावर्ड महसूस करेंगे किसी एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में, पहली चीज। और दूसरा, जो इस पे जुडिशियल रिकोर्स को मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि नहीं रखा गया है, लेकिन थोड़ा डिले किया गया है। पहले आप डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के पास जाएंगे, बाद में पहले एसडीएम के पास जाएंगे, फिर आप डीएम के पास जाएंगे, वहां नहीं राहत मिलती तब आप जुडिशरी के पास जाएंगे। आप कैसे देखते हैं सर इनको, और इससे किसान कैसे प्रभावित होते हैं, फायदा नुकसान नफा नुकसान में? देखिए सर, आपने बात बिल्कुल साफ साफ कह दी है। हाथी और चूहे के बीच में बराबरी का जो धंधा है नहीं हो सकता है। अभी आप ही के प्रोग्राम की तैयारी में मैं देख रहा था कि हमारे देश में औसत एवरेज किसान के पास 3 एकड़ से कम है, और उसकी पूरी साल भर की अगर हम आमदनी देखें कितनी कमाई होती है नेट, होगी 20, 25, 50, 70 हजार, ज्यादा नहीं होगी। और ये जो अब एग्रीकल्चर कंपनीज देख रही हैं, 10,000, 20,000, 30,000 करोड़ की कंपनियां हैं। अब वो लोग देख रहे हैं कि भाई मुनाफा है। अभी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा। वो अभी नॉर्दर्न कर्नाटक में जाके 10,000 या 20,000 टन जो पैडी है उसका कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, खरीद लेते, रख लेते हैं। फिर उसकी पूरी प्रोसेसिंग करके अपने दुकानों में बेचते हैं, रिटेल स्टोर्स में, और उसमें बहुत पैसा कमाते हैं। मैंने पूछा, कहते हैं नहीं, अच्छा प्रॉफिट है इसमें। अब जो मामूली किसान है, छोटा किसान है, तो ऐसे बड़ी कंपनियों के साथ वो क्या नेगोशिएट करेगा, क्या उसके साथ डीलिंग करेगा, ये मुमकिन नहीं है। तो इसके बारे में हमको थोड़ा सोचना है। प्रोफेसर शास्त्री, आपके इस जवाब से ही मेरा अगला सवाल जुड़ा हुआ है कि सर, छोटे किसानों के हितों की रक्षा का क्या? बड़े किसान हैं, एपीएमसी में उनका हो रहा है। मैं जिस जगह से आता हूं, उत्तर प्रदेश या बिहार, जहां अभी चुनाव कवर करने गया था, वहां लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं, और उनका साफ कहना है कि हमारी तो कोई सरकारी खरीद होती नहीं, हम तो अड़तियों के दिए रेट के भरोसे हैं। किसी भी बिल में और किसी भी प्रोटेस्ट में इन छोटे किसानों पर सबसे कम बात होती है, जिनकी जोत छोटी है। बिल्कुल बात सही है सर। वो तीनों बिलों में छोटे किसान के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है, और तो मतलब अलग कर दिया है, या उनके बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। तो इसका आगे क्या तरीका होगा, सरकार को भी सोचना है, हम सबको भी सोचना है। मगर ये बिल जो है, इसके अंदर एक प्रोविजन होना चाहिए कि जो एमएसपी है, सरकारी जो खरीदारी है, मिनिमम प्राइस, वो रहेगी और बढ़ती जाएगी, और वो चलता रहेगा। वो बिल में लिखें। अगर वो एमएसपी को घटाते जाएं और उसकी खरीदारी कम करते जाएं, तो फिर तो ये सारे किसान ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ जाएंगे। सर, एक और चीज जो हम, ये जो सर ने कहा कि बिल में लिखा जाए, उस पे मैं आप कुछ बता रहे थे। बिल पे एक दिलचस्प चीज है, इंडिया टुडे की ही रिपोर्टर हैं, आई गेस पौलमी साहा, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार ने की थी, जिसमें नरेंद्र तोमर आए थे, जो कृषि मंत्री हैं केंद्रीय, और उनके साथ बीजेपी की और लीडरशिप ने भी, मतलब वो साथ में बैठे हुए थे। तो आखिरी सवाल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही था कि अगर आपकी इंटेंशन ये है, मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं ट्विटर पे कि अगर एमएसपी जाती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और यही बात जब उनसे कही गई नरेंद्र सिंह तोमर से, तो उन्होंने कहा कि ये चीज पहले बिल में नहीं थी, इसीलिए अभी नहीं है। इस आर्गुमेंट में कितना वजन आप देखते हैं? और क्योंकि ये एक और बात है कि एमएसपी से सरकार एक तरह से मार्केट में इंटरवीन करती है, जहां से हमको धीरे धीरे पांव अपने पीछे खींचने हैं, जिस दिशा में हमने 1991 में हम आगे बढ़ गए हैं। तो इस डायकोटमी को आप कैसे देखते हैं? क्या ये कहीं क्लैश नहीं करता है? एक तरफ सरकार कहती है कि हम एमएसपी रखना चाहते हैं, फिर आपको मार्केट इंटरवेंशन कम भी करना चाह रहे हैं। मतलब आप रेगुलेटर भी हैं, आप बायर भी हैं, ये एक साथ कैसे फेयर प्ले करेगा? नहीं, तो गवर्नमेंट का काम होता है सर। गवर्नमेंट को तो खरीदारी करनी पड़ती है, और ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन अलग अलग तरीकों से भारत में नहीं, पूरे दुनिया में होता है। बड़ी बड़ी कंट्रीज, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान, हर एक जगह पे मार्केट इकोनॉमीज में भी एग्रीकल्चर में, कृषि में सरकार का इंटरवेंशन होता है, दखलंदाजी होती है, और वो होना भी चाहिए जी। और आप कह रहे हैं उन्होंने आश्वासन दिया, बहुत अच्छी बात है, खुशी हुई सुन के, मगर उसको अमल करें, उसको बिल में डालें, क्योंकि जो विश्वास है काफी कम हो चुका है।
कई सरकारों ने, इसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, कई सरकारों ने कई आश्वासन दिए और उसका अमल नहीं किया। तो उसका भरोसा तभी होगा जब आप कानून में अच्छा मगर आप करके दिखाइए। तो निखिल जी, यही है आपके सवाल का थोड़ा बहुत मुझे समझ में सर, आया। इस पूरी बातचीत के दौरान हम जब बिल का ड्राफ्ट देख रहे थे तो एक टर्म बार बार आ रहा था, और मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को भी उसकी पूरी इकोलॉजी समझाएं, जो फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हमारे सामने अमूल का उदाहरण है, तो एक तरफ है कि सब लोग अपने अपने ढंग से कर रहे हैं, दूसरी तरफ है कि बड़े कॉरपोरेट प्लेयर्स आ रहे हैं जिनकी मोनोपोली की आशंका है, और इनके बीच में है कि किसान ही जुड़कर संगठन बनाएं और सिर्फ वो प्रोडक्शन के लेवल पे ना हो, वो उसके जो और भी कमर्शियल एस्पेक्ट है उनके लेवल पे हो। जैसे खुद आप फार्मवेदा से जुड़े हुए हैं, जो कि इस मॉडल का एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। तो सरकार के लेवल पे और समाज के लेवल पे या किसान संगठनों के लेवल पे इसको कैसे आगे ले जा सकता है, और इसके मैनेजमेंट में कि ये सिर्फ एक नारा या कागज पे किया गया एक वादा बन के ना रह जाए, क्या सावधानियां बरतनी होंगी फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं, सबसे पहले मैं अपने किसान भाइयों को कहूंगा कि हमारे देश में एक बहुत अच्छा नारा चला था, जय जवान जय किसान। जी। मैं जब किसानों के साथ काम करने लगा, मैंने देखा कि हमारे जो सेना है, आर्मी, फौज में 50% से ज्यादा जो हमारे जवान हैं वो किसान के बेटे हैं। जी। अब अकेला जवान क्या लड़ेगा? अगर हमारी जब उनकी संगठन बनती है और पूरा फौज बनता है तो हमारे विश्व में अपने फौज का एक नाम है और सबको गर्व है अपने फौज के ऊपर। इसी तरीके से अकेले किसान क्या करेगा? अगर उनका जब संगठन बनेगा और वो साथ में काम करेंगे तो इसी तरीके से हमारे किसान भाई भी एक दर्जा प्राप्त करेंगे और एक शक्ति उनको मिलेगी। अब एफपीओ की बात है, एफपीओ जरूर बनाना है, वो बहुत लंबा सवाल है, मगर उसमें मैं ये कहूंगा कि सरकार के जो भी बीच में पाबंदियां हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको हटाया जाए। जिस तरीके से उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को खुला वो दे दिया है, उसी टाइप की पूरी आजादी एफपीओ को भी देना चाहिए, टैक्स एग्जम्पशन देना चाहिए, सारे इंसेंटिव्स मिलने चाहिए बिजनेस को सपोर्ट करने में, और तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एफपीओ में उसको थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा, फाइनेंसिंग देना पड़ेगा, तो अपने आप मजबूत हो जाएंगे। और उसमें उसका नियंत्रण किसके हाथ में होगा? जी। एफपीओ का नियंत्रण जो है वो किसानों के हाथ में होगा। तो ढांचा ऐसे बनाना पड़ेगा कि वो किसानों से, किसानों के लिए, किसानों का, फॉर द फार्मर, बाय द फार्मर, ऑफ द फार्मर, उस टाइप का एक लीगल स्ट्रक्चर बनेगा तो जरूर सक्सीड होगा एफपीओ, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। किसान संगठन जरूर सक्षम होंगे। मैं बिल्कुल इन्हीं तरह की चिंताओं को लेकर हमारा सर आपसे आखिरी सवाल है। एफपीओ अपने विचार में थोड़ा अलग हो सकता है, पर वो डायरेक्शन जनरल उसकी वही है जो सहकारिता अभियान की थी। अब हमने ये देखा कि भारत में सहकारिता दो जगह हमको सक्सेसफुल मिलती है, महाराष्ट्र और गुजरात। बहुत बढ़िया कोऑपरेटिव वहां पे संस्थाएं हैं, बैंक्स चला रहे हैं, डेयरी चला रहे हैं, हर तरह का काम कर रहे हैं। हमारे बाकी स्टेट्स में वैसी सफलता नहीं रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एडुकेशन। आप साउथ में भी जाएंगे, अच्छी पढ़ाई लिखाई है, पर सहकारिता उतना सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट नहीं है। इस सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जब आप एफपीओ को देखते हैं तो कैसी संभावना आपको नजर आती है भविष्य में, क्योंकि सरकार करना तो चाह रही है। और प्रोफेसर शास्त्री, इसी में मेरा एक सप्लीमेंट्री सवाल यह है कि पॉलिटिकल पैट्रोनेज, दैट टू ऑफ अ डोमिनेंट पेजेंट कास्ट, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, चाहे एफपीओ हो, चाहे इस तरह के कोऑपरेटिव मूवमेंट हो, उनके सफल होने के लिए? जैसे हमारे साथी निखिल ने महाराष्ट्र और गुजरात का जिक्र किया, तो वहाँ के पाटीदार जब उसका हिस्सा बने, या जो मराठा हैं वो उसका हिस्सा बने, मराठवाड़ा बेल्ट के, तब हमें वो सफलता दिखी, और उसमें वो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे, सुविधाओं के लेवल पर भी वो चीज़ नजर आई। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। दूसरे राष्ट्रों में, राज्यों में भी जरूर हो सकता है, और लीडरशिप की जरूरत है। अभी जैसे गुजरात में कोई राजनीति नहीं है, थोड़ा बहुत तो हर एक जगह होता है, बट जो अमूल में है, अमूल जब बना तो कोई राजनीतिक पार्टी की दखलंदाजी नहीं थी। महाराष्ट्र में जरूर था जी। मगर मेरा तो ये मानना है कि राजनीति से अलग हटके एक किसान संगठन बने
जैसे अभी कोई प्राइवेट कंपनी है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होता है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, जो हम जी उससे संबंधित राजनीति की बात करते हैं, वो नहीं होता है। तो वही ढांचे में भी एफपीओ को भी बनाना पड़ेगा। जी अगर राजनीति उसमें जोड़ेंगे, जो जिस तरीके से हमारी राजनीति चल रही है, तो पॉलिटिकल पेटर्नेज जो आप कह रहे हैं, ये थोड़ा प्रॉब्लम होगा। सर, मेरा आखिरी सवाल, इट्स लाइक अ प्योरली इट्स अ क्वेरी फ्रॉम अ स्टूडेंट ऑफ योर्स, कि अगर हमें जो एग्रीगेरियन क्राइसिस है खासतौर पे इंडिया के कंटेक्स्ट में और वर्ल्ड इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में भी इसको समझना हो, तो प्रोफेसर शास्त्री कुछ किताबें, कुछ रीडिंग सजेस्ट कर सकें हमें और हमारे दर्शकों को? जरूर। एक तो है, अंग्रेजी में है अनफॉर्चुनेटली। जी जी। एक है डॉक्टर कुरियन का, वर्गीस कुरियन का एक किताब है, आई टू हैड अ ड्रीम, जिसने उन्होंने संक्षिप्त रूप में अपनी बायोग्राफी लिखी है, और पूरा उसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि उन्होंने 50 साल में ये एफपीओ बनाने का काम कैसे किया। तो मैं अभी तो एक ही मैं बता सकता हूँ। एक है तुषार शाह का एक किताब है, कैटलाइजिंग कोऑपरेटिव्स। जी अब इनका किसी को बैठ के अलग अलग भाषाओं में अनुवाद भी करते। जी मेरे को आपसे एक छोटी सी शिकायत है सर, उस सौरभ जी। शिकायत को अब मैं बिहार चुनाव से फारिग हो गया हूं, दूर किया जाएगा कि आपके कोऑपरेटिव को चलाने को लेकर जो लेक्चर हैं जो अंग्रेजी में उपलब्ध हैं वो हिंदी में उपलब्ध कराए जाएंगे और लल्लन टॉप के प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका लाभ ले सकें। चलो, बहुत खुशी है कि आप लगे हुए हैं। थोड़ा समय जरूर लगा रहे हैं, बट अगर कर दें तो बहुत ही बढ़िया होगा। जी जी जी। थैंक यू सो मच प्रोफेसर शास्त्री, नेता नगरी में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान, जय भारत। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान भी, क्योंकि जवानों को भी विज्ञान की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो पोशाक के मामले में हो, चाहे हथियार के मामले में हो, और किसानों को भी वैज्ञानिक सोच की बहुत ज़रूरत है। उनको लगातार साइंटिफिक चीज़ें बताई भी जाएं और इस ढंग से बताई जाएं कि उन्हें लगे कि ये हमारे हितों के लिए है। थैंक यू सर। सर, प्रोफेसर शास्त्री एक बिगर पिक्चर इस्टेब्लिश करते हैं, बताते हैं कि कैसे फार्म बिल्स की जो पॉलिटिक्स से हट करके, लेकिन मैं नेता नगरी को वापस अपने पॉलिटिकल एंगल कोर डोमेन में लौटाना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से सेंटर ने इसको एड्रेस किया है, ठीक है, ये हुआ है, नरेंद्र तोमर मिले हैं, उनके जो अफसरान हैं वो भी मिले हैं, पंजाबी में प्रेजेंटेशन मिले हैं, अभी भी वो कह रहे हैं 3 तारीख को बात कर लीजिए, ये ठीक है। और सरकार, जब हम ये बातचीत भी कर रहे हैं निखिल, तो फिर अपडेट आ रहे हैं कि बुराड़ी में जो ग्राउंड है वहां तक आने की इजाजत दे दी गई है, तो मतलब कुछ कदम पीछे हट रहे हैं और आप उस डिसेंट को एकोमोडेट करने की, मतलब वो एक बैले अभी चल रहा है जिसको हम देखेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि टाइम बहुत हो गया है और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सेंटर ने इसको फटीग से एड्रेस करने की कोशिश की कि इनको करने दो, थक जाएंगे, ये थकेंगे, धीमे धीमे बैठ जाएगा। हाँ, अब एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, ये इस बात को कहने में बहुत मतलब गुरेज नहीं होना चाहिए कि इस है, मतलब इस पंजाब सरकार का समर्थन है इस मूवमेंट। हाँ बिल्कुल है, ठीक है। इट सूट्स कैप्टन अमरिंदर सिंह। देखिए, अमरिंदर सिंह को 2022 की शुरुआत में चुनाव फेस करना है। अमरिंदर सिंह के सामने जो एक, और जो कांग्रेस के सामने भी पंजाब में रहा है, कि अकाली दल ये कहा करते थे कि हम प्राइमरली रूरल पंजाब की पार्टी हैं और किसानों की पार्टी हैं। तो आप देखिए, इसीलिए अकाली दल को कब का साथ है 90s का, एनडीए से बाहर जाना पड़ा, जबकि एक टाइम था जब यही डिफेंड कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें वो रिजेंटमेंट दिखा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह क्लियरली, और दूसरा वो चाहते हैं कि भाई यहां से पटरियां खाली करो, हाँ, यहां से टोल खाली करो, दिल्ली जाओ। भाई यही समझना चाह रहा हूं कि इसकी जो लॉन्जेविटी है मूवमेंट की, क्या ये नहीं पहले सोची गई थी सेंटर द्वारा जब वो अपना रिस्पांस कैलिब्रेट कर रहे थे? क्योंकि हर तरह से प्रेशर कर, कैप्टन को दिल्ली आकर के धरना देना पड़ा जब ट्रेनें नहीं चल रही थी, फिर वो किसी तरह वहां चालू हुआ, उन्होंने कहा 15 दिन हम उठाते हैं, अब ये पूरा मूवमेंट उठ के आ रहा है दिल्ली। तो कहाँ आपको ऐसा लगता है कि सेंटर ये काम कर लेता तो इस फॉलआउट से बच जाता? जितना इमोटिव पिक्चर्स हम देख रहे हैं, बॉर्डर पे पुल के ऊपर टीयर गैस चल रहा है, देखिए, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको अगर हम मोटा माटी 2 हिस्सों में बांटे निखिल, तो एक तो वो है जिनको जेन्युइन आउटरीच है, उनको लग रहा है कि उनकी जीविका का संकट है, या बहुत भदेस लहजे में कहें तो पेट पे लात पड़ रही है, तो वो आ गए हैं। फिर उसके बाद होता है दूसरा, जो उसके पीछे की पॉलिटिक्स होती है कि
आप परसेप्शन के गेम को कैसे चेंज कर रहे हो। कि अभी तक किसान पंजाब में पटरियों पर बैठे थे, तो अगर आप पंजाब में नहीं हैं, अगर आप कारोबारी नहीं हैं, आपके हित प्रभावित नहीं हो रहे। जैसे पिछले दिनों मेरी लुधियाना के एक कारोबारी से बात हो रही थी जो कार की स्क्रैपिंग काम करते हैं, बोले अब कंटेनर ही नहीं आ पा रहे हैं, तो अब हम पानीपत में कंटेनर उतारते हैं, फिर वहां से बाई रोड लेकर आते हैं, तो कॉस्ट बढ़ रही है। तो तब तक आपको फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन होता क्या है कि जब तक न्यूक्लियस पर असर ना पड़े या बड़े पावर सेंटर्स पर, मुंबई में मार्च हो तो एकदम से नोटिस लिया जाता है, दिल्ली गिर गई। तो उसके पक्ष विपक्ष दोनों हैं कि आप क्या राजधानी को बंधक बना सकते हैं, एक तर्क ये है, और दूसरा तर्क ये है कि भाई राजधानी भी तो देश की है। हाँ। और राजधानी में जो हुक्मरान बैठते हैं वो देश के लिए जवाबदेह हैं। तो देश का एक नागरिक आकर विरोध करना चाहता है तो कितना अलाउ किया जाए। लेकिन जो एक विजुअल बनता है, विजुअल मीडियम है ना, आप आयरलैंड का विजुअल याद करिए, जो पूरा इमिग्रेंट क्राइसिस था यूरोप का और एशिया के उस हिस्से का, वो एक से एक फोटो में आ गया, है ना। तो विजुअल्स का जब समय है तो आपको जब दिख रहा है कि फायर हो रहा है, बूढ़ी महिलाएं चपाती बना रही हैं, तो वो एक टॉकिंग पॉइंट बनता है। और अपोजिशन का जो खेमा है वो यही चाहता है। दूसरी बात जो आपने कही कि सरकार को इल्हाम था नहीं था, देखिए इसमें क्या होता है कि सीजन आते हैं मूवमेंट के भी और खेती के भी। तो अभी मेरी एक साथी से बात हो रही थी तो वो यही बोले कि गेहूं बुक गया है, अभी पानी लगने में कुछ समय है, पानी की उतनी दिक्कत भी नहीं, तो एक 15-20 दिन का विंडो है जब कटाई चल रही थी और नहीं। और मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में इसमें सरकार अगर एक आध कदम पीछे हटती है कि भाई ऑर्डिनेंस ही था ना, कानून बनाया, ठीक है हम उसमें एक आध संशोधन जोड़ देंगे, बातचीत, तो उसमें क्या होता है यू बाई टाइम, तो फिर वो धीमे धीमे बैठता है मूवमेंट, क्योंकि अगला सीजन आ जाएगा खेती का। और अगर एक बार ऐसा हो जाता है कि इस कानून के रहते रहते खरीद वैसे ही हो जैसी पिछली दफा हुई थी, दाम कुछ बेहतर ही मिल जाए, तो फिर उनको लगेगा कि भाई ये तो अपने, बाद में आप भले ही उस खरीद के प्रोसेस से फेज आउट करें, पर फिलहाल गवर्नमेंट वांट्स टू बाय टाइम। और ये किसी भी क्राइसिस में होता है कि जब प्रदर्शन बिल्कुल सर चढ़ के आ जाए तो आपकी पहली कोशिश होती है कि यार इसको डिफ्यूज करो, फिलहाल इसको खत्म करो। तो आप तुरंत कहते हो कि अच्छा हमें 15 दिन का समय दीजिए, आप बात करिए, हम आपकी मांगों को अकोमोडेट करेंगे, चर्चा करेंगे। तो वो एक की फिगर रहता है। चलिए, अब इसे पता चलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जो आप कह रहे हैं सौरभ की खरीद से पता चलेगा कि वो कैसी होती है। खरीद का सीजन आ गया है अभी, खरीफ की फसल बिकने लगी है, रबी की बुआई चल रही है, बो दिया गया है, और तब हमें मालूम चलेगा कि जो सरकार सोच रही है वो हो पाता है या नहीं, और प्राइवेट प्लेयर्स किस तरीके का रोल प्ले करते हैं। ठीक, ये भी महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ, नेता नगरी के। मुद्दा क्या है इस श्रृंखला में? दूसरा मुद्दा बिहार। चुनाव हो गए, परिणाम आ गए, लेकिन सियासी उठापटक और सुर्खियों में अपनी हिस्सेदारी बिहार बरकरार रखे है। तो जैसा आपको शुरुआत में बताया था, बिहार पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन एक्सप्रेस के असिस्टेंट एडिटर और बिहार पर एक बेहद ज़रूरी किताब जो ब्लूम्सबरी से छपी है, बिहार रूल्ड मिसरूल्ड के राइटर संतोष सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से नेता नगरी के इस नए संस्करण में। और नए संस्करण में मेरे साथ नए को होस्ट हैं, तो मैं चाहता हूं कि बिहार के मसलों पर पहला सवाल वही पूछें। ओवर टू यू निखिल। सर, पहला सवाल हम यही जानना चाहते हैं, क्योंकि जैसा सौरभ बता रहे थे कि जब से नतीजे आए हैं तब से नेता नगरी लोगों के पास नहीं पहुंचा है। हमने जो तेजस्वी के स्टेटमेंट्स देखे लगातार, जब से वो जिस दिन नतीजा आ रहा था उस दिन मनोज झा बात करना शुरू करते हैं, अगले दिन से तेजस्वी के स्टेटमेंट्स आने लगते हैं। इस आरजेडी अ बैड लूजर, अच्छा करने के बावजूद, इतना मोमेंटम गेन करने के बावजूद। शिवानंद तिवारी के भी जिस तरह से स्टेटमेंट आए अपने अलायंस पार्टनर के बारे में, थोड़ा सा लगता है इसमें आंशिक सत्यता है। आप जो कह रहे हैं कि वेदर आरजेडी ये बैड लूजर, अब ऑलमोस्ट देखिए 15 इयर्स पावर से बाहर रहे और स्निफिंग डिस्टेंस ऑफ पावर थे। अब और 110 और 122 में बहुत 12 सीट का अंतर है। उनको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि 4 सीट वीआईपी का, 4 सीट मांझी का, 5 सीट AIM का मिला करके वो नंबर इनके पास है। तो ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीजें कहीं ना कहीं चल रही है कि ये ऐसा हो जाए तो अभी भी हमको पावर मिल सकता है। और प्लस उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के सामने शिकायतें की है और जो कोर्ट में जाने की वो बात करते हैं कि बहुत कम मार्जिन से हम हारे हैं, वो सारी बातें भी वो भी सच है। 12 वोट से, 200 वोट से, 300 वोट से, आप देखिए ना, मात्र 12,270 वोट का अंतर है दोनों कैंप के बीच में। तो इट कुड हैव बीन एनीबॉडीज गेम। तो ऐसी स्थिति में तो
लाजमी है, लेकिन उनको थोड़ा ग्रेसफुली बिहेव करना चाहिए। जी। मैं आज ही मनोज झा जो मेन प्रवक्ता हैं आरजेडी के, उनका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था नवभारत टाइम्स अखबार में, नरेंद्र नाथ ने लिया। तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, हमने एजेंडा तो सेट कर दिया है बिहार का कि अब बात दवाई पर होगी, बात कमाई पर होगी, है ना, इन सब चीज़ों पर। और तेजस्वी यादव के बारे में जब क्रिटिक लिखे जा रहे तो यही कहा गया था कि जितना वो चुनाव के वक्त एक्टिव रहे, यदि 4-5 साल उतना ग्राउंड पर एक्टिव रहते तो शायद नतीजे उनके पक्ष में होते। डू यू थिंक एज अ पॉलिटिकल रिपोर्टर, एज अ कमेंटेटर, कि इट्स अ वेकअप कॉल फॉर तेजस्वी एज वेल कि पूरा 5 ईयर प्रोग्राम होता है, आपको लगातार जमीन पर दिखना होगा, सिर्फ ट्विटर या बाइट के सहारे पॉलिटिक्स नहीं चलती है? अब जब 110 का फिगर आ गया और आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है, तो तेजस्वी को मोमेंटम को बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि जो मुद्दा उन्होंने उठाए हैं तो वो तो अब हो गया, वो गुगली आपकी निकल गई है। अब तो आपको कुछ नया चीज सोचना पड़ेगा, और या फिर इसी चीज को सस्टेन करना पड़ेगा फुल 5 इयर्स। आप 19 लाख जॉब्स की बात कर रहे हैं या 10 लाख जॉब की बात कर रहे हैं। जो नैरेटिव आपने चेंज किया, जो इलेक्शन की जो नैरेटिव होते थे, आपने ऑफकोर्स आपने चेंज किया, लेकिन उसको दबाव बनाए रखना बीजेपी पर, एनडीए कैंप पर, ये आपको रहेगा। बीच बीच में आप अज्ञातवास में चले जाते हैं, आप सीन से हट जाते हैं। अभी मान लीजिए कि विधानसभा का सत्र अभी है, अब फिर आप फील्ड में आप नहीं जाएंगे तो पब्लिक मेमोरी तो शॉर्ट होती है, फिर वो जी। भूल जाएगी। और आपने जो कुछ बोला है उसमें ये लोग वो करना शुरू कर देंगे। उन्होंने अभी फिर से जोड़ना शुरू कर दिया, 1 लाख 1.5 लाख नौकरियों की लिस्ट उन्होंने निकाल लिए हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। मान लीजिए उसका पार्शियली भी कर दिया, तब तो फिर आप क्या करेंगे? तब आपकी काउंटर स्ट्रेटजी क्या है? तो यू हैव टू टेक टू द फील्ड, यू हैव टू टेक टू द डस्ट एंड ग्राइंड ऑफ बिहार ऑल ओवर अगेन। संतोष जी, अब जो हारे हैं वहां से जीते जो हैं उन पर आ जाते हैं। नीतीश कुमार सीएम बन के वापस अपने दफ्तर लौट गए हैं, लेकिन ये बात बहुत दोहरा ली गई है अब तक कि वो घिस गई है लगभग कि ये वो नीतीश कुमार नहीं है जो नीतीश कुमार होते थे। और ये भी बात आई कि वो नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उनको एक तरह से फेस बनाया गया। ये हम समझना चाहते हैं कि पॉलिटिकल सर्कल्स में ये चर्चा थी कि अब नीतीश कुमार अगर आते हैं अपने दफ्तर में तो उन्हें अनकंफर्टेबल रखा जाएगा ऑन पर्पस। क्या ये चीज शुरू हो गई है या अभी थोड़ा वक्त है उनके पास? हाँ, इसी में मेरा एक सप्लीमेंट्री सवाल है निखिल, कि जो कहा गया कि वो नहीं बनना चाहते हैं, या उनका वो एक टैक्ट था कि हम पहले कहेंगे हम नहीं, आप कहिए नहीं, आप ही बनिए। हाँ, वो शादी में होता है ना कि मनाइए तब मैं आऊंगा। रूठे हुए फूफा वाला मामला है कि अरे नहीं फूफा, आप जब तक नहीं खाएंगे तब तक पंगत शुरू नहीं होगी। मेरा सवाल यही निखिल से मिलता जुलता है कि सवाल मेरा ये है कि पावर इक्वेशन पटना में किस तरह से बदली हुई नजर आ रही है, अगर नजर आ रही है तो? देखिए, अभी जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी इनको परेशान नहीं करेगी। मैं शुरू से बहुत केयरफुली वॉच कर रहा था, पोर्टफोलियो एलोकेशन देख रहा था। मैं ये देख रहा था कि कार्मिक में, गृह विभाग में, या फिर एजुकेशन, जितने भी की डिपार्टमेंट्स इनके थे, इनमें से वो कुछ कंसीड करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इन्होंने कोई भी इंपॉर्टेंट विभाग जो है कंसीड बीजेपी को नहीं किया है जो इनके पास था। और जो मुख्यमंत्री के पास हुआ करते थे, कैबिनेट सचिवालय, कार्मिक, गृह, विजिलेंस, वो सब यथावत उन्हीं के पास हैं। एजुकेशन की बात चल रही थी कि हो सकता है बीजेपी मांगे, नहीं मांगा, और मांगा भी होगा तो नहीं दिया। छोटे छोटे उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट, जो ऐसे जो विभाग, लघु जल संसाधन, इस टाइप के छोटे छोटे विभाग, इनकंसिक्वेंशियल डिपार्टमेंट इनको दिए हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी भी, मुझे नहीं लगता है कि अभी जब तक 2 और राज्यों की चुनाव होंगे, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, एक आंकड़ा और होगा, इन सारे राज्यों के चुनाव होंगे उसके बाद। और क्योंकि उलट के अगर आप देखेंगे तो इनको, बीजेपी को क्या मिलेगा इनको नाराज करके? अभी अभी कुछ नहीं मिलेगा। सत्ता मिली है, दूसरे कैंप के लोग तैयार बैठे हुए हैं, थोड़ी सी इधर उधर होगा। नीतीश कुमार को आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अगर ये डिसाइड कर लें कल को मुझे मुख्यमंत्री नहीं रहना है, तो आपका तो नुकसान ही नुकसान है। वो कैंप, वो कहे सोशलिस्ट को सारे गैदर करके चले जाएंगे, तेजस्वी को बना देंगे मुख्यमंत्री। फिर वही कहेंगे कि भाई ये सोशलिज्म की बात है। गिरिराज सिंह ने शुरू कर ही दिया है लफ्ज याद क्या क्या बोलना, तो एक मुद्दा मिल जाएगा कि ट्रिपल सी में दूसरे वाले सी पे शिफ्ट कर जाएंगे, करप्शन से कम्युनलिज्म की तरफ चले जाएंगे कि भाई नहीं ये नहीं चलेगा, कम्युनलिज्म हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें अभी अनफोल्ड होती हुई नहीं लग रही है, इनको भी परेशान नहीं किया जाएगा।
और बीजेपी इनको गवर्नेंस, डे टू डे गवर्नेंस में कोई परेशान नहीं करेगी। मुझे नहीं लगता है कि साल भर तक तो आई डोंट थिंक कि एनीथिंग वुड हैपन। अच्छा, बाकी लेकिन एक चीज़ तो माननी पड़ेगी संतोष जी कि मैं आपकी इस व्याख्या से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि अभी एक आध साल तक नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से स्पीकर को लेकर पार्टी ने, शुरू में मेरी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से बात हुई, उन्होंने भी कहा हाँ चर्चा चल रही है, स्पीकर को लेकर देवर क्लियर राइट फ्रॉम डे वन कि स्पीकर, क्योंकि अंततः अगर कभी भविष्य में चीजें बिगड़ती हैं तो वो विधानसभा अध्यक्ष के स्तर पर ही किसकी सदस्यता रहे, किसकी न रहे, किस गुट को मान्यता मिले ना मिले, और उसमें विजय कुमार सिन्हा को जो लखीसराय से विधायक हैं लाया गया, फिर जय श्री राम के नारे लगे तो उसको भी बहुत उससे पढ़ लिया गया, या मेवालाल चौधरी वाला प्रकरण आया तो बीजेपी ने बयान दिया कि नहीं नहीं नीतीश को कहा गया है। तो एक तरफ जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाएगा, लेकिन बीच बीच में ये जताया भी जाएगा कि हम 70+ हैं और तुम 45 माइनस हो। ठीक है, पहले मैं मेवालाल वाली बात बोलता हूँ। मेवालाल में इन्होंने इस चीज को बहुत छुपा लिया, बहुत करीने से छुपाया कि बीजेपी का कोई दबाव था। मेरे कहने का है कि रात में आपकी मुलाकात होती है और सुबह सुबह एक मैसेज आता है कि नहीं नहीं वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, और 12 बजे 12:30 बजे वो पदभार ग्रहण करते हैं और दो घंटे के अंदर में इस्तीफा देते हैं। तो ऐसा उन 2 घंटों में क्या हुआ? उन 2 घंटों में यही हुआ कि बीजेपी से ऊपर से संदेश आया कि नहीं, ये करप्शन वाला इशू नहीं चलेगा, तो बेकार का एम्बैरेसमेंट होता है। अगर आप जातीय कम्युनिकेशन को मेंटेन करना चाहते हैं तो उस जाति के और भी लोग होंगे वहां, और भी योग्य लोग हैं, उनको आप ला सकते हैं बराबर से। तो ये तो हुई मेवालाल की बात। तो उनको जाना पड़ा। तो एक परसेप्शन की बात होगी, वो चार्जशीट वाला एंगल इसमें काम नहीं चला कि नहीं नहीं वो चार्जशीटेड नहीं हुआ। यहाँ परसेप्शन की बात थी, करप्शन के, ये करप्शन के बारे में बोलते हैं, क्योंकि जब ये तेजस्वी को छोड़ के आए थे तो तेजस्वी भी तो चार्जशीटेड नहीं थे ना। तब तो ईडी का एक नोटिस आया था जब इन्होंने सरकार गिराई थी। तो क्या बोलते हैं, ये वही हैं जिन्होंने जीतन राम मांझी जब SC/ST मिनिस्टर तो उनको हटाया था, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कि शपथ ली और अगले दिन इस्तीफा हो गया था। ठीक कह रहे हैं। हाँ, रामाधार सिंह को हटाया था। तो ये प्रेसिडेंस तो इन्होंने बना के रखा था। आपका दूसरा सवाल था विजय सिन्हा के बारे में। ऑफकोर्स ये पहली बार हुआ है 15 सालों में कि बीजेपी का अपना स्पीकर हुआ है। इस मामले में बीजेपी एकदम कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं थी कि आपको जो मिनिस्ट्री लेनी है लीजिए, लेकिन स्पीकर तो हमारा होगा। क्योंकि हमेशा से नीतीश कुमार जब दूसरे कैंप में भी गए तो इन्होंने इंश्योर किया लालू जी के साथ में, जबकि इनको 71 आया था, लालू जी को 80 आया था, कि स्पीकर हमारा हो। लालू जी नहीं चाहते थे स्पीकर देने के लिए, वो उनको कहीं ना कहीं कुछ लग रहा था, लेकिन ये अडिक्ट थे कि नहीं, लेकिन उनको फिर से उनको एक सत्ता वापस आ रही थी तो उन्होंने उसमें जोर नहीं दिया। लेकिन बीजेपी तो इनकी सहयोगी है, इनके सारे गेम को अब जानती है, तो अब ये चाहते हैं कि नहीं स्पीकर तो हमारा होगा। तो उस सेंस में आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने असर्ट किया है और स्कोर भी किया है उस मामले में। सर, अभी स्पीकर की ही बात चल रही थी, हम स्पीकर चुनाव से जुड़ी एक घटना के बारे में आपसे क्लैरिटी चाहते हैं। दिल्ली में उसकी वेरासिटी लोगों ने एस्टैब्लिश करने में थोड़ा वक्त लगा दिया। एक ऑडियो क्लिप हमने सुनी, सुशील कुमार मोदी ने उसको ट्विटर पे भी डाला, कि जिसमें कथित रूप से लालू प्रसाद यादव, ललन पासवान हैं विधायक, उनसे वो बात कर रहे थे। आपके पास क्या जानकारी है? आप थोड़े और करीब से वहां देख रहे होंगे चीजों को। क्या इस तरह की चीज कोई हुई थी, और अगर हुई थी तो इसका एक्सटेंट क्या था? क्या ललन पासवान वो अकेले व्यक्ति थे जिनके पास वो कॉल गया था? क्योंकि संतोष जी, इसमें एक जो बात आ रही है, बिहार चुनाव के दौरान हमने अपने शो में भी जिक्र किया था, मेरी उपेंद्र कुशवाहा से बात हो रही थी, तो वो इसी सवाल के इर्द गिर्द जब बात पहुंची कि भाई आरजेडी के साथ मामला कहां बिगड़ा, तो उन्होंने कहा कि देखिए लालू जी से हमारी फोन पे बात होती रहती थी। अब ये मत पूछिएगा कि जेल में कैसे होती थी, इस सवाल का जवाब तो लालू जी दे पाएंगे, लेकिन लालू जी से बात होती रहती थी। तो एक नेता जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा रहा है, वो भी ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा है कि लालू यादव जेल से फोन पर बात करते थे। तो वो तो एक बड़ा ओपन सीक्रेट सा था, लेकिन विधायकों को प्रलोभन देने का जो इल्जाम है, उसके किस तरह के पॉलिटिकल रिपल्स नजर आ रहे हैं पाटलिपुत्रा में? देखिए, जैसा आपने सच कहा कि बातचीत होती रहती थी। हम लोग एज ए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, क्योंकि हमारे पास वो एविडेंस नहीं है, वो भी कहेगी कि जांच का विषय है, जांच करेंगे, लेकिन ये सबको पता है ऑफ द रिकॉर्ड के रूप में बातचीत होती है जी। हम जब बातचीत करते हैं आरजेडी के नेताओं से ही कि क्या सहयोग, उनका सलाह ली जाती थी टिकट के सिलेक्शन में, क्या कैंडिडेट का
कैंडिडेट, कौन सा कैंडिडेट डिसाइड होगा, क्या पार्टी की रणनीति होगी। तो वो पता है कि उनके नाम से नंबर नहीं है, वो एस्टेब्लिश होगा भी नहीं कि उनके नाम से कोई नंबर है भी नहीं वास्तव में। लेकिन उनको 2 सेवादार दिए गए हैं। उन 2 सेवादारों के अलावा और बीच में एक को कोविड हो गया, तो रिप्लेस करके एक तीसरा जिसका नाम आ रहा है इरफान अंसारी, जो कि आरजेडी के सचिव हैं झारखंड में, उनका नाम आया। और ये कहा गया कि उनके नाम से बातचीत होती थी। और अब ये इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं कि उन्होंने बात किया नहीं किया, लेकिन आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि लालू जी 24 आवर पॉलिटिशियन है। वो ऐसा नहीं हो सकता है पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अगर सिर्फ नॉट जस्ट ललन पासवान, जीतन राम मांझी ने भी कहा कल कि हमको भी फोन आया था इनडायरेक्ट रूप से, हमारे विधायकों को फोन किया गया, हमने कॉल नहीं लिया। यही बात मुकेश सहनी ने की और इस चीज का खंडन तेजस्वी जी ने नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि अपना कंसेंस की आवाज सुने, उसके बाद अपना निर्णय लें कि किसके पास आना है, डिसाइड करना है। तो ये डेस्परेशन तो है कि हाउ टू गेट बैक टू पावर, और उनको लग रहा है कि ये चीजें हो सकती है। और 2 जो वनरेबल सेक्शन है वो वीआईपी और हम है, लेकिन इन लोगों को लग गया है कि नहीं, आपने अभी तुरंत हमको इंसल्ट किया है। वीआईपी ने खास करके कहा है, यू रिमेम्बर दैट, आप यही थे कि किस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलते हैं, मांझी सबसे पहले निकलते हैं जी। तो वो उनको ट्रस्ट डेफिसिट है उस कैंप में, और वो अभी उस तरफ नहीं जाएंगे। उनको बहुत बड़ी मिनिस्ट्री यहाँ नहीं मिली है, लेकिन वो यही रहेंगे क्योंकि यहाँ अभी इनको कंफर्ट लेवल है। आखिरी सवाल मेरा संतोष जी ये है कि हम लोग लगातार भाजपा के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स बन के फाइनली उभरी है अपने दम पर विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कहें तो। लेकिन जिन नेताओं के अभ्यस्त थे लोग, चाहे वो प्रेम कुमार हो, चाहे वो नंदकिशोर यादव हो, या फिर जो सबसे ऊपर सुशील मोदी हैं, उस पात को किनारे कर दिया गया है अलग अलग तर्कों के तहत। हो सकता है कि इनमें से एक आध नाम को आगे कैबिनेट एक्सपेंशन में अकोमोडेट किया जाए, पर फॉर नाउ द मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर। नया मैंडेट है, नए किस्म का पॉलिटिकल सिस्टम है, नए नामों के साथ आगे बढ़ा जाएगा। आपको लगता है कि ये जो पुराने नाम हैं इनको कहीं और एकोमोडेट किया जाएगा? बड़ी चर्चा चली कि सुशील मोदी को राज्यसभा के रास्ते लाया जाएगा। वो खबरें भी आई कि खुद अरुण जेटली कहा करते थे कि भाई जीएसटी के बारे में जैसी सुशील मोदी जी की जानकारी है किसी की नहीं है, फाइनेंस का पोर्टफोलियो रहा है, और सेंटर के लेवल पे बराबर ये बात भी कही जाती है कि टैलेंट पूल की बड़ी कमी है। सो इज दैट अ पॉसिबिलिटी? क्वाइट ए पॉसिबिलिटी, खास करके सुशील मोदी के बारे में। जैसा हम सब जानते हैं, आपने भी लंबा उनका इंटरव्यू किया है, उनका जो फाइनेंस का नॉलेज है, उनकी जीएसटी पर जो अंडरस्टैंडिंग है, मुझे नहीं लगता है किसी केंद्रीय नेता से उसमें कम है। लेकिन वो उनका बीजेपी का प्लान बी है। प्लान ए ये था बीजेपी का कि वो जो जनरेशन सुशील मोदी का जनरेशन था, उस जनरेशन से निजात पाना था। आप देखिए कि 96 में लीडर ऑफ अपोजिशन सुशील मोदी बनते हैं, अभी 2020 चल रहा है, 24 साल हो गए। तो उसी जनरेशन के तीनों हैं। प्रेम कुमार भी हैं, 7वीं बार विधायक बने हैं, और 7वीं बार नंदकिशोर यादव भी बने हैं। तो ये तीनों जनरेशन को उससे पार्टी को निकालना था, एक संदेश भी देना था कि अब हम चेंज वाले मोड में जा रहे हैं। वो शुरुआत हो गई है, लेकिन चेंज करके उन्होंने कोई ऐसा नाम नहीं बढ़ाया जो एक्सपेक्टेड नाम था, वो नाम नहीं बढ़ाया। कहीं से एक ला करके एक जाति समीकरण के हिसाब से तारकिशोर प्रसाद को दिया, जो कि कहा जाता है कि सुशील मोदी के चॉइस हैं। रेणु देवी जो एबीसी की नोनिया कम्युनिटी आती है, उनको लाके वो एक मैसेज तो दिया, लेकिन एक लीडर प्रेजेंट नहीं किया है कि वो कुड बी पोटेंशियल चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। वो उन्होंने अभी तक नहीं दिया है, लेकिन वो स्टार्ट कर दिया है। और इन लोगों को समय के क्रम में इन तीनों नेताओं को कहीं न कहीं पार्टी जरूर एकोमोडेट करेगी, बड़ी पार्टी है। लेकिन यहाँ एक मैसेज क्लियर हो गया, कि पार्टी ने अपना मिशन शुरू कर दिया है। और अब जो क्या होगा ना कि अब सैफरन वर्सेस सोशलिस्ट हो जाएगा। अब बीजेपी, अब एक ही तो अंतर है ना, 75 आरजेडी को है, इनको 74 है, ऑलमोस्ट बराबर इक्वल फुटिंग पर है। और 5 साल में जेडीयू की पॉलिटिक्स क्या होती है, लेकिन मुझे लगता है कि 2025 इट्स सैफरन वर्सेस सोशलिस्ट। दैट रिमाइंड्स मी ऑफ योर अपकमिंग टाइटल जेपी टू बीजेपी। बहुत बहुत शुभकामनाएं उस किताब के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी वो किताब आए और किताब वाला में विस्तार से बात हो। संतोष जी, आप इस पूरी बातचीत में जुड़े, नेता नगरी में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सौरभ, संतोष जी जैसे बता रहे थे कि
फॉर नाउ नीतीश रहेंगे और अभी उन्हें नहीं उतना छेड़ा जाएगा। मैं बहुत दूर की कौड़ी समझना चाहता हूं कि इस तरह की बातें हमने रिजल्ट के बाद देखी थी कि क्या आपके पास में मॉरल राइट है, ठीक है, और इस चीज को धीरे धीरे हवा दी भी जाएगी आने वाले समय में। क्या होगा नीतीश के लिए एक ग्रेसफुल एग्जिट? एक तो जो आपने शुरुआत में कहा ना कि मॉरल राइट वाली बात, दीवार को दरकाने के लिए आपको समय रहते पीपल का बीच छोड़ना होता है। तो आप वो रिजेंटमेंट की बात कहीं ना कहीं डिस्कोर्स में बनी रहे, जैसे आपने जिक्र किया कि भाई बीजेपी ने तो एक ये बात भी कही थी, तो वो बात महफिल से बर्खास्त ना हो, किसी ना किसी तौर पे उसका जिक्र आता रहे, ताकि जब कभी उसको बड़ा करना हो तो उसके लिए पर्याप्त वजहें मौजूद रहें। जैसा संतोष जी ने भी कहा, देखिए अभी इनके बंगाल में चुनाव है, बंगाल बिहार से लगा हुआ राज्य है, तो वहाँ पर आपको एक मैसेज देना है। आप कई नए अलायंस बनाना चाहते हैं तमिलनाडु में, इसीलिए अमित शाह जाकर ये स्टेटमेंट देकर आए कि हमारा AIADMK के साथ गठबंधन इंटैक्ट है। और बीजेपी की एक ये इमेज बनती जा रही थी जिससे कोई भी नया दल डरा हुआ महसूस करता है। चाहे यहाँ पे आप राजभर को देखिए, उनकी पार्टी थी, यहाँ पे स्वदेश समाज पार्टी, तो वो अलग हो गए। अकाली दल की तो चलिए अपनी पॉलिटिकल वजह थी, पर ये एक बन रहा था। और दूसरा महाराष्ट्र मॉडल इनके सामने था कि भले ही ये चुनाव में ना जीत पाए, लेकिन विपक्षी बहुत तेजी से गठबंधन कर ले गए। यहाँ से अहमद पटेल गए, वहाँ से शरद पवार आए और एक अलायंस तैयार हो गया। और अब तो उद्धव ठाकरे खुल के क्या भी रहे हैं कि इतना भी मुझे ना परेशान किया जाए कि मैं पीछे ही पड़ जाऊं टाइप की बात। तो महाराष्ट्र का था, और इसीलिए संजय राउत जो बात चुहल में कहते हैं कि उनको नीतीश जी को कि हमें थैंक यू लेटर देना चाहिए। तो बीजेपी जो एक कदम अभी टेक्टिकली पीछे हटी है कि नहीं, हम अलायंस के तौर पर भी पावर कैप्चर किए रहें, ये बड़ा ज़रूरी है। तो अभी 1-1.5 साल तक नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन आई वॉन्ट टू से इट ऑन रिकॉर्ड, आई सीरियसली डाउट कि नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री के तौर पर 5 बरस पूरे करेंगे। कहाँ जाएंगे जी, तो अब उसमें आता है कि कहाँ जाएंगे। एक विकल्प ये है नीतीश कुमार के पास कि वो केंद्र में आ जाएं, कुछ 1 बरस काबीना मंत्री रहें। दूसरा विकल्प है कि वेंकैया नायडू का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है, उनका कार्यकाल 5 साल का पूरा होगा। उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वो एक जगह है जहां पर नीतीश कुमार को उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए एकोमोडेट किया जा सकता है। जॉर्ज फर्नांडिस उस जो सर्वशक्तिशाली जो कैबिनेट कमेटी उसका हिस्सा हुआ करते थे बतौर रक्षा मंत्री, और चूंकि इनके पास भी ठीक ठाक विधायक हैं, 17 है ना, 18, 17 और 6 ये कॉम्बिनेशन है बिहार से, तो आप एक सीनियर मिनिस्टर के तौर पर ला सकते हैं। तो ये 2-3 विकल्प हैं, क्योंकि नीतीश यदि सत्ता तंत्र से बाहर रहेंगे, भले ही वो कहेंगे नहीं हम बीजेपी को सपोर्ट करते रहेंगे, तो वो बीजेपी, हाँ, तो वो बिकॉज ही इज अ पॉलिटिशियन एट द एंड ऑफ द डे। और दूसरी चीज जो मुझे ये बहुत दूर की कौड़ी लगती है कि नीतीश वापस तेजस्वी के साथ जाएंगे, क्योंकि वो दैट विल किल हिज पॉलिटिकल करेंसी फॉर वंस एंड ऑल, और वो फॉल फ्रॉम ग्रेस की तरह दिखेगा। तेजस्वी बहुत यंग है, मेरी उम्र से भी, मतलब अगर उनके रिकॉर्ड्स में जाएंगे तो कम। हाँ, तो और जो बात कही जाती है ना कि जो बात एक बार हुई वो जरूरी नहीं कि दोबारा हो, हाँ, लेकिन जो बात दोबारा हुई वो तीसरी बार भी हो सकती है, तो वो बात भी है। सो आई विल कीप इट ओपन एंडेड। ठीक। बढ़ते हैं नेता नगरी के मुद्दा नंबर 3 की तरफ। मुद्दा क्या है? मैं तीसरा मुद्दा पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पलटवार, टीएमसी के नेताओं का पार्टी छोड़ना, नाराजगी जताना, और इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी का एक नया सियासी समीकरण बनाने की कोशिश करना। इन सब पर जैसा हमने आपसे पहले कहा, हमारे साथ जुड़ी है इंडिया टुडे ग्रुप की वरिष्ठ पत्रकार एडिटर मनोज्ञा लोहिवाल कोलकाता से। मनोज्ञा, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। थैंक यू, धन्यवाद। मनोज्ञा, पहला सवाल मेरे नए नवेले को होस्ट निखिल पूछेंगे आपसे। ओवर टू यू निखिल। हेलो मनोज्ञा, शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहला सवाल हमारा उन्हीं चीज़ों से बनता है जो लगातार आप जो अपडेट्स हमको वहाँ से कोलकाता से भेजती हैं। हम बहुत वायलेंस देख रहे, बंगाल में एक लंबा इतिहास है राजनीतिक हिंसा का, लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न है। हम एक शिकायत देखते हैं बीजेपी की तरफ से कि हमारे इस कार्डर को मारा गया है, वो लोग हत्या की बात कहते हैं, और टीएमसी की तरफ से उसी तरह का जवाब आता है, वो उसको किसी दूसरे कोई दूसरा कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश करते हैं। ये घटनाएं कितनी फ्रीक्वेंटली हो रही हैं, और क्या इसमें आपको कोई स्पाइक नजर आ रहा है?
क्योंकि कई सीनियर जो वहाँ के फंक्शनरीज हैं बीजेपी के, उन पे भी हमले हुए हैं, उनकी भी गाड़ियों के हमने टूटे शीशे। अभी पिछले दिनों दिलीप घोष का ये बयान आया कि हमने रैली की तो जो हमारे कार्यकर्ता आ रहे थे उनके ऊपर हमला हुआ, और फिर उन्होंने ये ऐलान भी किया कि हिंसा वाली जगह पे जाकर हम रैली। तो ये हो कितना रहा है और सुनाई कितना आ रहा है? जितना हो रहा है उतना सुनाई भी दे रहा है, लेकिन इस बार ढोल थोड़े ज्यादा तेज बज रहे हैं। दरअसल बंगाल में राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं है, पिछले 50 वर्षों में लगातार हो रही है। 1960 का दशक हो या फिर 2010, ये नई बात नहीं है बंगाल के लिए। लेकिन नई बात है सोशल मीडिया, नई बात है हर व्यक्ति के हाथ में कैमरा और फोन, और हर व्यक्ति के हाथ में इंटरनेट, जो उसे अपलोड करके उसे एम्पलीफाई कर देते हैं। अभी तक ये पहला मौका नहीं है कि हमले हुए हैं। इसके पहले जब टीएमसी सत्ता में आ रही थी, उसके पहले भी इसी तरह से वाम मोर्चा की तरफ से हमले होते थे। गाड़ियों पे हमले होना, नेताओं पे हमले होना। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कभी सिंगूर में रोक दिया गया तो कभी राइटर्स से निकाल दिया गया, लेकिन उस तरह के वीडियोस पहले नहीं आते थे जो अब आ रहे हैं। लेकिन दूसरा सबसे संवेदनशील मामला ये कि लगातार ये हमले अब कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मट्टी खिसक रही है, या फिर ये आने वाले दिनों में किसी तरह के परिवर्तन का आगाज है, या सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ वर्तमान में लोगों की नाराजगी। लेकिन जिन जिलों में ये हो रहा है, जैसे मुर्शिदाबाद हो या फिर मिदनापुर हो, जो गढ़ माने गए हैं तृणमूल कांग्रेस के, वहां जब भी भाजपा की रैली होती है वहां विरोध प्रदर्शन हो जाता है। कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी हो या फिर दिलीप घोष की गाड़ी, एक महीने के अंदर अगर लगातार इन गाड़ियों पर हमले हों, वो भी तब जब उनके पास पुलिस कॉन्वॉय हो राज्य सरकार की तरफ से, या एसपी की गाड़ी उसी कॉन्वॉय में हो, तो ये बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिरकार मंशा क्या है और दिखाया क्या जा रहा है। मनोज्ञा, आपने मिदनापुर का जिक्र किया, शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी छोड़ना, इसके पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये कितना बड़ा झटका है ममता बनर्जी के लिए? क्योंकि बीजेपी के कई कद्दावर नेता ऑफ द रिकॉर्ड हमसे बातचीत में ये कहते हैं कि अभी तो ये सिलसिले की शुरुआत है, कई विकेट गिरने वाले हैं। इसकी शुरुआत 2019 के पहले से हो चली, जहां एक के बाद एक पहले लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद वो रुक गए, ये सोचकर कि अगर हम ये कदम उठाएंगे तो हो सकता है राज्य सरकार की ओर से, तृणमूल कांग्रेस की ओर से कई तरह की उन्हें समस्या खड़ी कर दी जाए। जैसे कोलकाता पुलिस रेड कर रही है उन लोगों के ऊपर जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, या वो सीए हो या फिर कोई प्रोफेशनल्स हो, उनके ऊपर भी। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर से भी ये डिनाई नहीं किया जा रहा है कि ईडी हो, आईटी हो या फिर सीबीआई हो, वो उन लोगों के पीछे लग रही है। नारदा शारदा कांड को वापस से उजागर किया जा रहा है, या ऐसे ऐसे मामले उठाए जा रहे हैं जिनमें फाइलों को खोला जा रहा है। ये सच्चाई है। लेकिन दूसरी बात ये कि अगर शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उन्होंने इस्तीफे का दौर तो शुरू कर दिया है, एचआरबीसी हो या मंत्री पद हो, लेकिन जैसे ही ये पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, इसका बहुत बड़ा झटका तृणमूल कांग्रेस को लगेगा। तृणमूल कांग्रेस में ऑर्गेनाइजेशनल मैन के हिसाब से जिन लोगों को गिना जाता था, उनमें से एक शुभेंदु अधिकारी भी है। शुभेंदु की पकड़ न सिर्फ मिदनापुर में है, बल्कि मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में है, जहां उन्होंने पिछले कुछ महीनों में लगातार काम करके अपनी एक नई पहचान बना ली थी। लड़ाई भले ही शुरू हुई हो ये कहकर कि ममता बनर्जी ने अपने परिवार के लोगों को आगे मौका दे दिया, और जिन लोगों ने पिछले दशक में काम किया है उन्हें थोड़ा साइडलाइन कर दिया। तो परिवारवाद से अभिषेक बनर्जी पर जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी बताए जा रहे हैं, उन अभिषेक बनर्जी पर इस तरीके के पार्टी के अंदर से कद्दावर लोग इल्जाम लगा रहे हैं। इज इट अ न्यू ट्रेंड जो पिछले 1-1.5 साल में हुआ है, या पहले भी विरोध के स्वर उठते रहे हैं? जब तक आप जीत रहे होते हैं तब तक सेहरा आपके सर होता है, जब हार रहे होते हैं तो ये फैसला लेना होता है कि ये गोबर के कंडे फेंकेंगे किस पर और कौन फेंकेगा और कब तक। ठीक वही हालत हो रखी है बंगाल में। गोबर पहले से लगा हुआ था, अभी छींटाकशी शुरू हो गई है कि हम आपके लिए हारे कि हमारी वजह से हारे। अब ऐसे में अगर परिवारवाद आ जाए, खासतौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने 20 वर्षों से ज्यादा पार्टी को दिया है, खून पसीना एक करके वाम मोर्चा के खिलाफ आवाज उठाई है, उन्हें बुरा लगना लाजमी है। ठीक वही हुआ है जमीनी स्तर पर। कई जगहों पर जहां नाराजगी थी, वहां नाराजगी सिर्फ ये थी कि दीदी हमसे बात कर ले, लेकिन अगर उन रास्तों में दीदी तक पहुंचने के लिए रास्तों में अगर किसी से मुलाकात करनी पड़ेगी, तो कई लोगों को ये लगता था कि मुख्यमंत्री से ज्यादा जो एक अपनापन दीदी का रहता है बंगाल में, अगर वो कम हो जाए तो आत्मीयता कम होने की वजह से वोटों की गिनती भी कम हो जाती है।
मनोज्ञा, आप और सौरभ शुभेंदु की बात कर रहे थे। आज ही मिहिर गोस्वामी को लेकर भी खबर आई है, वो एक बीजेपी एमपी के घर में रुके हुए हैं ऐसा बताया जा रहा है दिल्ली में, और एनी मोमेंट अब वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, इस तरह की भी खबरें हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अमित शाह का जो रिसेंट दौरा हुआ, आप मिली भी उनसे, उसने कितना ऑक्सीजन दिया है बीजेपी के काडर को बंगाल में, या फिर वो एक रूटीन दौरे की तरह देखा जाए? क्योंकि मनोज्ञा, जब हम बिहार में थे तो आखिरी चरण के चुनाव से पहले ये दौरा हुआ, तो ये बात कही भी गई कि देखिए गृह मंत्री एक्टिव भी हुए तो बिहार आने के बजाय सीधे वेस्ट बंगाल पहुंचे हैं। जवाब में उन्होंने ये कहा था कि मुझे 5 तारीख के बाद से कोविड की वजह से उनको कई दिनों तक घर पे रहना पड़ा था या रिस्ट्रिक्टेड रहना पड़ा था, जिसकी वजह से वो 5 तारीख के बाद से निकलना शुरू कर पाए थे, इसलिए बिहार जाने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन मतलब भी यही है कि बिहार क्यों नहीं गए, वो अपने आप में एक संदेश था। पहले जेपी नड्डा को बंगाल आना था, लेकिन उसको चेंज करके जब अमित शाह गृह मंत्री को लाया गया तो ये संदेश उसी तल्ख अंदाज में था कि अब ये लड़ाई स्टेट लीडरशिप वर्सेस ममता बनर्जी नहीं है, ये अब बीजेपी वर्सेस टीएमसी है, और ये बड़े पैमाने पे लड़ी जाएगी, जिसके लिए साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल किया जाएगा। ये लड़ाई अलग होगी। ये लड़ाई इसलिए अलग होगी क्योंकि अमित शाह के दौरे से जो अंतर आया है वो ये कि जो आपसी मतभेद थे पार्टी में, पहले तो उन्हें खत्म करने का प्रयास किया गया, उसके बाद ये संदेश दे दिया गया कि अब लड़ाई में सब एक सुर में एकजुट होकर एक साथ लड़ेंगे। जो मीटिंग्स आने वाले दिनों में होनी थी उन्हें भी उसी हिसाब से रखा गया है, और साथ ही साथ ममता बनर्जी को ये संदेश कि आपके गढ़ में, आप ही के इलाके में, आप ही से लड़कर आपको हराने की पूरी तैयारी है। मनोज्ञा, एक पजल सुलझाने में मेरी मदद करिए। एक केंद्रीय चेहरा है, एक केंद्रीय नाम है नरेंद्र मोदी का, जिसके नाम पर बीजेपी सभी राज्यों में वोट मांगती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के संदर्भ में मैं 4 चेहरे तो लोकेट कर पा रहा हूँ, 3-4, 5वां चेहरा कौन सा हो सकता है? एक चेहरा हो गया दिलीप घोष का, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दूसरा रणनीतिकार के तौर पर चेहरा हो गया मुकुल रॉय का, जो सब समझते हैं ममता बनर्जी खेमे के दांव पेच। तीसरा चेहरा हो गया प्रभारी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का, जो लगातार, जो एमपी में भी जब थे तो स्ट्रीट पॉलिटिक्स करते थे, और वो बंगाल में भी कर रहे हैं। ये 3 चेहरे हो गए। चौथा चेहरा जिस पर ज़्यादा बात नहीं होती, संगठन के महामंत्री, संघ की पृष्ठभूमि से आए और पहले मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री रहे, अरविंद मेनन का। पर एक जो 5वें चेहरे की तलाश है कि क्या कोई मुख्यमंत्री का चेहरा दिया जाएगा, या एक ऐसा चेहरा जिसके नाम पर भद्रलोक भी, गरीब भी, सभी इकट्ठे हों। क्या इस तरीके की चर्निंग चल रही है? हालांकि बीजेपी अंदर खाने ये कहती है कि हम ये गलती क्यों करें, क्योंकि हम सीएम फेस प्रोजेक्ट करेंगे तो गुटबाजी बढ़ेगी, हमारा पूरा फोकस तो ममता बनर्जी के शासन पे है। ये बात बिल्कुल सही है, और भाजपा इसको खुलेआम कह भी रही है कि अगर हमने चेहरा दे दिया तो हम हार जाएंगे। वो बखूबी जानते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ किसी उन्हीं की तरह सादगी भरे और सादगी जीवन बिताने वाले और जनता के लिए खड़े रहने वाले व्यक्तित्व को भाजपा में वर्तमान में खोजना असंभव है। खासतौर से बंगाल में ऐसा कोई चेहरा नहीं है उनके पास। पूरे देश में सिर्फ असम में पार्टी ने सर्बानंद सोनोवाल का चेहरा लगाकर चुनाव में जीत हासिल की थी। बाकी हर जगह पर जब भी चुनाव हुए हैं, सिंबल पर जीते हैं या हारे हैं। त्रिपुरा में भी पोस्टर्स भले ही लगे हों, लेकिन मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के साथ सामने नहीं रखा गया था विप्लव देव को। लेकिन अगर आप बात करें बंगाल की, यहाँ चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं। यहाँ एक और लेफ्ट और कांग्रेस भी है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उनका अपना वोट बैंक है, भले ही अभी दिखे नहीं, लेकिन असेंबली इलेक्शन में जिस तरह से लेफ्ट ने 26 तारीख की स्ट्राइक में वापस स्ट्राइक बैक किया है चुनावी राजनीति में, वो अपने आप में काबिले तारीफ होगा। आने वाले दिनों में भाजपा बखूबी जानती है कि अगर सिंबल पे लड़े तो जीत सकते हैं, अगर चेहरा दे दिया तो जीत के आसपास भी नहीं आ पाएंगे। और मनोज्ञा, चेहरे पर ही हमारा अगला सवाल भी है। एक और चेहरा जो चाहता है कि बंगाल में उसके लिए जगह बने, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से निकलते हैं, औरंगाबाद बिहार होते हुए अब वो आ रहे हैं बंगाल। उनको लेकर के किस तरह की वहाँ बातचीत है? क्योंकि हम दोनों तरफ से खूब बातें सुनते हैं। एक पक्ष ये कहता है कि नहीं, बीजेपी को तो सूट करता है अगर ओवैसी वहाँ पे आते हैं। फिर एक ये है कि अगर ओवैसी आते हैं, खुद लड़ते हैं या ममता बनर्जी के साथ भी वो जाते हैं, तो भी वो पर्पस वो एक ही पूरा करेंगे। क्या आप उस रीडिंग से एग्री करती हैं कि वो एक वोट कटवा
ही होंगे, या फिर उनके लिए अपनी कोई जगह है, स्पेशली बंगाल के उन इलाकों में जहां पर मुस्लिम बाहुल पॉपुलेशन। और मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि कोलकाता के पॉलिटिकल सर्कल्स में इसको किस तरह से देखा जा रहा है। हमने वो बयान देखे हैं बी टीम सी टीम वाले, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि भाई कुछ पार्टियां हैं जो अपने आप को ठेकेदार मानती रही माइनॉरिटी वोट का, कुछ पार्टियों का डर दिखाकर, पर वो अपने इंटरेस्ट को कब एक्सप्रेस करेंगे। वो ये भी बोल रहे हैं कि हम पलट के उनको वोट कटवा कह दें कि वो ना होते तो हम 5 की जगह 15 जीतते, बिहार में 25 जीतते। क्या है ओवैसी का पॉलिटिकल फ्यूचर या रेजोनेंस क्या हो रही है उनके स्टेटमेंट्स की? बंगाल में 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन ये आंकड़े हैं। जो इस समय जो एक परसेप्शन बना हुआ है वो ये है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, लेकिन कई स्तर पर आप ये भूल जा रहे हैं कि खुद मुसलमान भी कुछ स्तर पर ममता बनर्जी से नाराज हैं। नाराज इसलिए हैं क्योंकि कई इलाकों में काम हुआ है, कई इलाकों में मीम के सपोर्टर्स को पीटा गया है, और जहां जहां उन्हें रैली नहीं करने दी जा रही है वहां ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार हम अगर तृणमूल का समर्थन नहीं करेंगे और मीम का समर्थन करेंगे तो क्या हमें पीटा जाएगा। ये अब जमीनी स्तर पर परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा है, और नाराजगी सिर्फ धर्म के कारण नहीं है, कई इलाकों में काम के कारण भी है। दक्षिण 24 परगना और बाकी सारे इलाके, या फिर आप बॉर्डर एरियाज ले लीजिए, तो वहां पर लोगों के अंदर डेवलपमेंट जितना किया गया है उसके साथ साथ जो नहीं हुआ है उसकी नाराजगी है। लोकसभा चुनाव के जो आंकड़े थे उसमें कई जगह पर हमने देखा था कि जो नाराजगी थी मुस्लिम, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं ने भाजपा के समर्थन में कुछ एक इलाकों में 1% to 2% वोट किया था, जो बहुत बड़ा गेम चेंजर था मालदा, मुर्शिदाबाद और उन इलाकों में जहां कांग्रेस जीती भी थी और भाजपा ने भी अपनी जीत दर्ज की थी मालदा में। लेकिन इस बार क्योंकि विधानसभा चुनाव है, स्थानीय मुद्दे ज्यादा कारगर होते हैं और ज्यादा रूल करते हैं लोग उस पर, या उसी पर भरोसा रखते हैं। ऐसे में कई इलाकों में ये नाराजगी है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या फिर टीएमसी हो, जिस तरह से मीम के समर्थकों को मारा गया है या फिर रैली नहीं करने दी गई है, उसकी नाराजगी भी है। तो एक बात तो साफ है, असदुद्दीन ओवैसी के आने से न सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक कटेगा, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट का भी। भले ही असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी बंगाल में बहुत बड़ी जीत दर्ज करें या ना करें, लेकिन गेम में रहकर गेम जरूर खराब करेंगे। एक चीज मैं जानना चाह रहा था मनोज्ञा, हाउ डू यू लुक एट इट, कि हम लोग अक्सर वो आंकड़ा देखते हैं जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आते हैं कि अगर विधानसभा चुनाव में बढ़त के हिसाब से देखें तो इनके पास इतनी सीटें होती हैं, इस तरह का आंकड़ा। जब 2014 में बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी तब कहा गया था कि 28 विधानसभा क्षेत्रों में इनको बढ़त हासिल थी, लेकिन उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो इनको सीटें मिलती हैं 3। अब 2019 में विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से बीजेपी की बढ़त है 128 पर। आपको लगता है कि वो पैराडाइम शिफ्ट होता ही है जो हर राज्य में होता है कि लोकसभा के मुद्दे अलग हैं, चेहरा अलग है, सब अलग है, तो विधानसभा में एज इट इज रिपीट करना मुश्किल होगा, या वो मोमेंटम और स्ट्रांग हो गया है कि बीजेपी जो पहले इकाई में होती थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में 40% की ऊपर चली गई, तो वो और उसको और ऊपर खींच सकते हैं? बंगाल में परसेंटेज का बड़ा ही मजेदार आंकड़ा रहता है। परसेंटेज में हो सकता है कि 25% कांग्रेस ने जीता हो, लेकिन सीट सिर्फ 2%, और 2 सीट होती हैं लोकसभा में, और आंकड़े हर बार होते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है कि 20 से 30% वोट होता है लेकिन सीट होती है 2 या 3। इसको अगर आप विधानसभा में देखेंगे तो 20 सीट भी नहीं होगी, लेकिन जब आप विधानसभा की बात करते हैं तो पूरी तरह से आंकड़े बदल जाते हैं। वाम मोर्चा के साथ भी यही हुआ था, वोट स्विंग भले ही 2% हुआ हो, लेकिन सरकार ही बदल गई थी 2011 में। 2016 में 220 सीटों पर जिस तरह से दर्ज की थी जीत, 210 से ज्यादा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने, वो अपने आप में आंकड़े इसलिए थे क्योंकि कांग्रेस ने लेफ्ट को वोट नहीं किया था, भले ही दोनों साथ में हो। लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 के बिल्कुल अलग मुद्दे पर थे, उसमें एक चेहरा था, उसमें एक एजेंडा था, जिसमें पहली बात लोगों को टीएमसी के खिलाफ वोट करना था, और उनके पास केंद्र में एक ऐसा चेहरा था जिसे वो और ज्यादा मजबूत करना चाहते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसमें पार्टी से ज्यादा योगदान चेहरे का था। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, लोग ये समझना चाहते हैं कि हमारा नेता, स्थानीय नेता कौन होगा, हमारा विधायक कौन होगा। कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी मुद्दे के भी इंडिपेंडेंट जीत जाते हैं विधायक, वो इसलिए क्योंकि उनका पर्सनल रैपो उस इलाके में ऐसा होता है कि उसको हटाना, उसे हराना मुश्किल होता है। बंगाल में भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन सिंबल का खेल इस बार बहुत बड़ा होगा।
अच्छा, एक लास्ट छोटी सी क्वेरी, ये कांग्रेस और लेफ्ट के अलायंस का क्या हो रहा है? क्योंकि दिल्ली के सर्कल्स में कांग्रेस की इस बात को लेकर खूब खिल्ली उड़ाई जाती है कि जब सब पार्टियां अपनी तैयारियों के 8-10 चरण पूरे कर चुकी होती हैं तब कांग्रेस की नींद खुलती है, अच्छा हमको भी तो चुनाव लड़ना है, हमको भी तो अलायंस फाइनल करना है। कांग्रेस अभी अपनी बिहार की रिपोर्ट कार्ड को चेक कर रही है कि उसके बेसिस पे बंगाल में पड़ोसी राज्य में आना है कि नहीं। अच्छा, चलिए मनोज, आप इस पूरी बातचीत में हमारे साथ जुड़ी नेता नगरी में, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आप दोनों का। एक चीज़ सौरभ मुझे इसी डिस्कशन में मतलब पूछनी थी, मतलब एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, आप अभी ताज़ा बिहार से वापस आए हैं। मैं प्रिंट में फातिमा खान का एक पीस देख रहा था, उन्होंने 4-5 साल में AIMIM के परफॉर्मेंस को उन्होंने पूरे कंट्री में मैप किया है और वो इस वोट कटवा वाली थियरी को वो टेस्ट कर रही हैं डेटा के बेसिस पर। और वो कह रही हैं कि जो सो कॉल्ड सेक्युलर वोट है, अब और उसको बोलने में गुरेज नहीं, जो मुस्लिम वोट है वो कटता है, पर इतना नहीं कटता है कि वो बीजेपी को जिताए। लेकिन इस एनालिसिस में एक चीज नहीं थी, वो बिहार के चुनाव से पहले आता है। आप ताज़ा लौटे हैं वहां से, आपकी क्या रेटिंग रही कि क्या इस तरह से देखना ठीक रहेगा कि ये आते हैं तो? जी, इसमें दो चीज़ें हैं निखिल। पहली चीज़ तो ये है कि मुस्लिम समाज में एक बड़ा तबका है जो ये देख रहा है कि आपने CA और NRC पे स्टैंड क्या लिया, वो स्टैंड गोलमोल था या क्लियर कट था। तो जो लेफ्ट का स्टैंड है और ओवैसी की पार्टी का स्टैंड है वो बहुत क्लियर कट था। सीमांचल का जो इलाका है, जो किशनगंज का, अररिया का, वो पूरा इलाका है, वहाँ पे इन्होंने बहुत लगातार इस चीज़ को लेकर रैलियाँ की, मेहनत की, सब बात की। और ममता बनर्जी की चिंता भी यही है कि किशनगंज से जुड़ा हुआ उत्तरी दिनाजपुर है, फिर दक्षिणी इलाका है, मुर्शिदाबाद मालदा वाला इलाका है, तो वहाँ पर इनका असर किस तरह से पड़ेगा। इसके अलावा कुछ रिलीजियस सेक्ट्स भी हैं जो अपनी एक इंडिविजुअल पॉलिटिकल आइडेंटिटी को वहाँ मेंटेन करना चाहते हैं और वहाँ कभी कांग्रेस के तो कभी लेफ्ट के लोगों का दौरा शुरू हो गया है। दूसरी चीज़ जो ये वोट कटवा वाला तर्क होता है, देखिए भारतीय जनसंघ को हिंदू महासभा ने वोट कटवा कहा था पहले चुनाव में, कैन यू बीट दैट? एक तरफ सावरकर की पार्टी, दूसरी तरफ नई नवेली बनी। 21 जून को मेरे ख्याल से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, चुनाव से कुछ महीने पहले। तो वोट कटवा कहते थे, कोई भी नई पार्टी जो ब्लॉक में आती है तो उनका ये हमारे हिंदुओं का वोट बांटने के लिए आ गए, काटने के लिए आ गए। लेकिन हिंदू महासभा आज कहाँ है कोई नहीं जानता। भारतीय जनसंघ अपने अवतार में 35 पार करती है, 67 में, और फिर 77 में एक बड़ा ब्लॉक बनती है, और 89 के बाद से तो हिस्ट्री हमारे सामने है। तो ये इनफैक्ट एक इंडिया टुमारो करके बुक है, प्रोफेसर प्रदीप छिब्बर हैं और हर्षा उनकी, उसमें ओवैसी से ये सवाल पूछा गया और उन्होंने बड़े विस्तार से जवाब दिया कि आप कब तक ये कह के किसी रिलीजियस या रीजनल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने वाले या भाषा की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने वाले को खारिज करेंगे, वोट कटवा है। क्योंकि आपने हमारे हितों का तो ख्याल नहीं रखा। वो साफ कहता है कि आपकी पॉलिटिक्स रही है कि अच्छा हम उर्दू को लैंग्वेज बना देते हैं, हज की सब्सिडी दे देते हैं, जुमे की नमाज के दिन छुट्टी कर देते हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा? हमें तो वजीफे चाहिए, हमें तो पढ़ाई चाहिए। वो तो बहुत सीधे कहता है, हमें तो सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उसमें क्या कर रहे हैं? तो वो चीज़ प्लस ओवैसी उस पॉलिटिकल सिंबल का, रिलीजियस सिंबल का भी ख्याल रखते हैं कि आपको पता है वो क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं, है ना, वर्जिश के बड़े शौकीन हैं, लेकिन आपको ओवैसी की एक भी तस्वीर उस लंबी अचकन और कैप और उसके बिना नहीं दिखेगी। कभी कभी वो अपनी बाइक पे दिख जाते हैं, ठीक है ना। ये एक और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है, अपार्ट फ्रॉम द नंबर गेम, मनोज्ञा 30 कह रही थी 2011 की पॉपुलेशन, वो 27 बताया गया मुझे, वो ये है कि ओवैसी का राइज एक लंबे वक्त तक बीजेपी को फायदा देगा, ये सही है। लेकिन क्या किसी को कुछ फायदा मिलेगा इस वजह से कोई दूसरा अपनी पॉलिटिक्स करना बंद कर दे? शिवसेना को ये कह के खारिज किया जाता था कि ये तो लेफ्ट की ट्रेड यूनियन को तोड़ने के लिए कांग्रेस द्वारा पैदा किया गया होना चाहिए। फिर उसने कांग्रेस को चैलेंज किया। ये बात और है कि आज वो उसी कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हैं। सो दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग। एक और चीज़ है निखिल जो मुझे लगता है कि दर्शक भी उस पर अपनी राय रखें। प्रशांत किशोर जब 2015 में JDU और RJD के लिए कैंपेन डिज़ाइन करते हैं तो बिहारी का DNA नाखून और बाल में भेजे गए थे, एक मोमेंटम है ना, और बिहारी वर्सेस बाहरी का कैंपेन चला था। आप ममता बनर्जी के हालिया बयान देखिए, आउटसाइडर्स आउटसाइडर्स आउटसाइडर्स, ये आउटसाइडर वो आउटसाइडर, वो वही मतलब टिपिकल प्रशांत किशोर स्ट्रेटजी है।
और एक चीज और जो मैं मतलब आपके फीडबैक पर ही निर्भर कर रहा हूं यहाँ पे कि कहाँ कि आपको क्या सुनाई आ रहा है जितने लोगों से आपकी बात होती है कि एक फिनोमेना हमने और देखा इंडिया में, ये हो रहा है कि मोदी मतलब निर्विवाद नेता हैं देश के, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ मजबूत चेहरों को राज्यों में भी मतलब पसंद किया जाता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली, आप उसका वोटिंग पैटर्न लोकसभा और विधानसभा का देखते हैं, वो बिल्कुल 180 डिग्री पे है। अभी पूछने के हिसाब से नवीन पटनायक में भी यही केस। नवीन पटनायक, तो क्या इस तरह की कोई संभावना बची है बंगाल में? देखिए, नवीन पटनायक और अरविंद केजरीवाल के केस में ये कहने में हमें गुरेज नहीं होना चाहिए निखिल कि गवर्नेंस के कई प्रोजेक्ट्स डिलीवर हुए। जब दिल्ली में लोगों ने मैंडेट दिया तो ये कहा कि हाँ हमें बिजली मिली, पानी मिला, या स्कूलों की स्थिति बेहतर हुई। नवीन पटनायक के केस में भी जो सोशल स्कीम्स हैं प्लस कार्डर, ममता बनर्जी के सामने जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि गवर्नेंस के मोर्चे पर दिखाने के लिए उनके पास ज्यादा कुछ नहीं है, डिलीवरेबल्स, ये हाँ पॉलिटिकल कमेंटेटर्स कहते हैं। और दूसरी चीज, उसको दो तरह से कहा जा सकता है, एक कि बीजेपी के जाने की वजह से वहां पे रिलीजियस सेंटीमेंट स्ट्रांग हो गए, दूसरा वहां ऑलरेडी ये चीज थी, रिजेंटमेंट था कि ममता बनर्जी तो मौलाना ममता बनर्जी की तरह कर रही है जैसा बीजेपी कहती है, और बीजेपी ने जाके उस रिजेंटमेंट को स्वर दे दिया। या जो एक सत्ता विरोधी लोग थे जो पहले जब लेफ्ट पावर में था तो वो टीएमसी के साथ थे, लोगों ने कहा टीएमसी पावर में आई तो वही के वही लोग एन ब्लॉक टीएमसी में चले गए, वो तंत्र वही रहा, बस झंडे बदल गए। तो एक जो दूसरा खेमा था जो पीड़ित महसूस कर रहा था वो अब बीजेपी की तरफ आ गया, और ये भी कहा गया कि अंदर खाने कई जगहों पर कांग्रेस और लेफ्ट भी बीजेपी को मदद करती है, और ये बात जब बीजेपी के नेताओं को कही जाती है तो वो मुस्कुरा देते हैं, वो उसका बड़े सिरे से खंडन नहीं करते हैं। तो बीजेपी का तो ये गेम रहेगा कि बंगाली आइडेंटिटी और रिलीजियस आइडेंटिटी, इन सब चीजों को मिक्स करके ममता बनर्जी को घेरा जाए, और उसमें वो हमेशा ही कुछ गवर्नेंस के मुद्दे भी लाते हैं। और इसीलिए आप गौर करें, पिछले एक डेढ़ साल में ममता बनर्जी ने अपने स्टेटमेंट से और अपने फैसलों से अपने आप को, जो पहले उनका होता था टोपी लगा ली, ये कर लिया वो कर लिया, अब उससे वो दूर जा रही हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर एंड कंपनी को ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी इसी पर खेलेगी। अब कितना सफल होते हैं कितना नहीं होते हैं ये दिलचस्प होगा, पर आई मस्ट से बंगाल इज गोना बी द मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस। हाँ, ये बहुत क्लोज है, बहुत मजेदार है, और पहली बार है जहां कार्डर वर्सेस कार्डर का इलेक्शन देख रहे हैं काफी दिनों बाद। और आप देखिए, ममता बनर्जी भी जब सत्ता में आई थी, सत्ता में आने के पहले वाला जो चुनाव था वो लेफ्ट फ्रंट के लिए सबसे ऐतिहासिक जीत वाला चुनाव था, लेकिन उसके बाद सिंगूर नंदीग्राम होता है एंड दे लूज द मोमेंटम कंप्लीटली। 2004 में ममता बनर्जी वॉज डन एंड डस्टेड, लेकिन 2009 और 2011 के आप चुनाव देखें तो अब ये बीजेपी के लिए होगा कि बीजेपी उस मोमेंटम को कितना बिल्ड कर पाती है। चलिए, आज के मुद्दे में ये तीसरा और आखिरी मुद्दा था। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। अब बढ़ते हैं नेता नगरी के दूसरे और नए सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बयान। इसमें कभी तो हम किसी के बयान पर चर्चा करेंगे और कभी इंटरव्यू के जरिए बीच नेता नगरी में उनके हिस्से के बयान हासिल करेंगे। बयान में आज बात करेंगे कपिल सिब्बल के बयान की। एक नजर डालिए, फिर चर्चा शुरू करते हैं। मैं तो एक कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। मैं तो सुबह सुबह जब मैं उठता हूं तो अपने आईने में अपनी शक्ल देखता हूं। तो ये जो चुनाव के परिणाम आए हैं, मैं उन परिणाम के आधारों पे एक आईना दिखा रहा हूं अपनी कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के लोगों को। आईना ये कहता है कि हमारी जिस तरह से हमें कई जगह पे 1% वोट 1% वोट मिला है, 2% वोट मिला है, 5% वोट मिला है, जहां हम है ही नहीं, वहां कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है वो कैसी दिवाली मना रहा होगा। अब जो परिणाम जो हैं आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। हमारे जो 6 कैंडिडेट्स थे उसमें से 4 तो ऐसे हैं जिसकी 5% वोट आया, एक का 1.39% वोट आया, एक का 2.2 समथिंग वोट आया, एक और का 2%। जिस कॉन्टेस्ट में हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को केवल 1%, 2% वोट मिल रहा है, तो वहां विकल्प हो सकते हैं। और जहां गुजरात में 1 to 1 फाइट है, वहां लगभग बीजेपी, जो हमारे लोग जो डिफेक्ट भी किए हैं, बीजेपी के लोगों को 65-70% वोट मिला है। तो वहां विकल्प होना चाहिए, एक मजबूत विकल्प होना चाहिए, वहां भी नहीं है। हमें वोट कहां मिले हैं? 8 लोग हमारे प्रत्याशी जीते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। कर्नाटका में 2 सीटें हम हार गए।
उत्तर प्रदेश में कोई सीट नहीं, गुजरात में कोई सीट नहीं, एक हरियाणा में जीते हैं, एक छत्तीसगढ़ में जीते हैं और एक हम राजस्थान में जीते। राहुल गांधी ने ये कहा था 1.5 साल पहले कि मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो जब उन्होंने कह दिया तो फिर मेरे कहने का क्या मतलब? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा गांधी फैमिली के बारे में। अब जो खुद कह रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता, उन्होंने खुद कहा है, तो मैं फिर क्यों कहूंगा कि भाई चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये तो उनकी खुद की बात है। तो मैं किसी के ऊपर आक्रमण क्यों करूंगा? मुझे तो चिंता है कांग्रेस पार्टी की, मैं तो एक कांग्रेस वर्कर हूं। 30 जुलाई को पहली बार जब एक मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा, उस समय मुझे भी मौका मिला और यही बातें मैंने वहां भी कही। उसके बाद भी कोई बात नहीं हुई। फिर अगस्त में जब चिट्ठी लिखी और पहले भी 2 चिट्ठियां गई हैं, उसके बाद भी कोई बात नहीं हुई। आज भी कोई बात नहीं हुई और आज लोग कहते हैं कि हम ये बात पब्लिकली को कर रहे हैं। अरे भैया, ये जनता को मालूम है, जो परिणाम आए हैं वो सब जनता को मालूम है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो जनता को मालूम नहीं है। निखिल, कपिल सिब्बल मनमोहन सिंह के खास, सोनिया गांधी के खास थे और अब ये जो तमाम खास थे, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे पी चिदम्बरम हो, जो हम लोग वो एक ग्रुप ऑफ 23 की बात करते थे, लगातार बात कर रहे हैं। बीच में बात थमी थी, कुछ कोऑर्डिनेशन कमेटीज बना दी गई थी जिसमें से कुछ नेताओं को अकोमोडेट भी किया गया था। लेकिन बिहार चुनाव में जितनी बुरी तरह कांग्रेस हारी, पश्चिम बंगाल चुनाव में जिस तरीके से लेफ्ट के साथ अलायंस को लेकर बातचीत चल रही है, तो एक बार फिर से नाराजगी जमीन पर आ गई है। नाराजगी जमीन पर भी आ गई है और वो बाहर भी दिख रही है। एक चीज जो काफी पेक्यूलियर है और हम लंबे टाइम से कांग्रेस को लेकर के देखते आए हैं, बाकी पार्टीज हारती हैं तो हम उनमें, जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी के आत्मचिंतन शिविर होते हैं, नागपुर आपको समन किया जाता है या वो दिल्ली में कहीं होता है और आपकी अलग अलग जगह संगठन मंत्री होते हैं, वो परेड होती है। हाँ। ठीक है, ऐसी किसी बहुत लंबे टाइम से आपने कांग्रेस की बीट से ऐसी किसी खबर को बाहर आते हुए नहीं देखा है। इसलिए ऐसा हो रहा है मेरे ख्याल की, मतलब जो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो जा रहा है वो फिर इस तरह से क्रैक से बाहर आता है। मोइली कमेटी बनाई थी इन्होंने 2014 में, अब तक उसकी रिकमेंडेशंस पे कुछ नहीं किया। और बड़ी सैड चीज है कि कांग्रेस का जो अपना इम्यून सिस्टम है वो भी हमको काम करते हुए नहीं दिखता है। हम लगातार ये देखते हैं कि जैसे ही कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप को मतलब एक तरह से अटैक किया जाता है या उनको क्वेश्चन किया जाता है, फैमिली को क्वेश्चन किया जाता है, सीधे कांग्रेस सीनियर लीडर्स ही आ जाते हैं उनको डिफेंड करने के लिए और फिर अकेले बच जाते। हुआ क्या? और खास तौर पे जो लोग सीधे पार पा रहे हैं, अशोक गहलोत, उन्होंने ट्वीट पे ट्वीट किए, उन्होंने 7 मतलब 5 ट्वीट्स का सिलसिला था जब इंडियन एक्सप्रेस में पहली बार आपके कपिल सिब्बल ये बात कहते हैं, बाद में वो राजदीप से भी बात करते हैं और चौथे में वो फैमिली के प्रति लॉयल्टी की ही बात करते हैं। तो इस तरह से अगर काम चलेगा तो कितने दिन चल पाएगा ये भगवान भी क्या पता, मुश्किल से बता पाए। एक चीज जो इसमें और सामने आ रही है वो ये है, जो शायद लॉन्ग रन में कांग्रेस के लिए अच्छा भी हो, कि एक इंदिरा के ज़माने में ये हुआ था जब कांग्रेस उर्स अलग हो गई थी और इंदिरा को दूसरी दफ़ा कांग्रेस से निकाला गया था। एक बार 1969 में हुआ, दूसरी बार 78 में, कि फैमिली के क्रेडेंशियल्स को क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, आपने जो किया, लीड किया, सब किया, पर अभी क्या? अभी ऐसा नहीं है ना कि सोनिया गांधी, चूँकि उनका स्वास्थ्य खराब रहता है तो वो बैकफुट पर हैं, प्रियंका अपने आप को फोकस रख रही हैं, यूपी में वो बिहार नहीं गई, बिहार से उनके लिए डिमांड थी। राहुल गांधी सारे फैसले भी ले रहे हैं, लेकिन एक वो व्हील भी है कि सारे फैसले सोनिया के नाम पर लिए जा रहे हैं, मीटिंग राहुल गांधी कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी राहुल गांधी नहीं ले रहे हैं। और जो बात नीतीश के संदर्भ में आई थी कि या लालू के संदर्भ में आई थी, सब फुल टाइम जॉब, ऐसा नहीं हो सकता कि आप ब्रेक लें, अभी मेरा मन नहीं है, अभी मन है। तो जो एक पूरा कोरस शुरू हो गया था कि नहीं वापस से राहुल जी आएंगे, फिर कहा गया कि नहीं साहब ऊपर से नीचे तक चुनाव हो। अब चुनाव में ये दिक्कत है कि कोई जितेंद्र प्रसाद उभर गया, तो जितेंद्र प्रसाद ने पर्चा भर दिया था सोनिया गांधी के खिलाफ, किसी ने पर्चा भर दिया और मोमेंटम बिल्ड हो गया। या एक सीरियस क्वेश्चन तो लग ही जाएगा कि भाई अब आपकी वैसी सिंगल हैंडेड पकड़ नहीं रही। सौरभ, आप उर्स के जमाने की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जितने फैक्शंस टूट सकते थे कांग्रेस से वो टूट चुके हैं। शरद पवार क्या हैं? कांग्रेस से ही टूटे। ममता बनर्जी, शरद पवार, पूरे देश में उदाहरण है। आप मतलब वो जिस तरह लेफ्ट का विघटन हुआ और वो कोष्टक में कोष्टक होता रहा, वो कांग्रेस के साथ हो चुका है। अब ऐसा कोई लीडर बहुत मुश्किल से आपको कांग्रेस में मिलेंगे जिनका अपना कोई मास बेस है, और वो टूटेंगे तो कुछ लेके टूटेंगे। और अगर ऐसे हैं भी तो उनको आलाकमान छेड़ नहीं रहा। जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो अपने ढंग से चल रहे हैं। इन्होंने सिद्धू को प्रमोट किया, राहुल गांधी ने, उन्होंने भाव नहीं दिया। अब जाके एक लंच मीटिंग के लिए राजी हुए हैं,
तो इनको भी पता है कि सिपा सालारों को कितना छेड़ना है। लेकिन जैसे कैप्टन को भी मैं एक अपवाद की तरह ही देखूंगा। अव्वल तो क्योंकि वो बहुत कम बचे हुए लीडर्स में से एक हैं। पहली चीज, गहलोत को आप गिन सकते हैं, खैर वो अलग दूसरा किस्सा हो गया। और दूसरा, कैप्टन की अब उम्र हो गई है, अगला टेन्योर या वो अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए स्वास्थ्य कितना उनका साथ देगा। और यही समस्या कांग्रेस के लगभग बाकी लीडर्स के साथ में भी, जिनका भी आप ऊपर नाम लेंगे 60+, 65, एक भूपेश बघेल है जो जिनका भी लंबा दिखता है छत्तीसगढ़ से, अभी थोड़ा छोटा राज्य है, वो दिल्ली से बहुत दूर है, लेकिन फंडिंग के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं जैसे जो चीज़ राजीव गांधी ने कही थी 1987-88 के दौर में, जब 21 से 18 की थी उन्होंने वोटर की उम्र, तो उन्होंने कहा था कि भाई आप नौजवान लोग हैं और हम चाहते हैं कि आप जब वोटर बन जाएंगे तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में रेजोनेंस दिखे आपके इश्यूज़ की। तो आप नौजवान को होस्ट हैं, हाउ डू यू लुक एट इट? ये जो पूरा कांग्रेस टर्मोइल हमने बहुत बार जिक्र किया है, क्योंकि एज अ बीट मैंने कांग्रेस को उतना नहीं फॉलो मैं करता, मैं जितनी खबरें डेवलप होके आती हैं बाहर वो हम देखते हैं। जब ये इम्प्लोजन चल रहा था तो उसके अगले दिन गुलाम नबी आज़ाद एक सलमान खुर्शीद एक फेसबुक पोस्ट डालते हैं, वो जाके आपको देखनी चाहिए, ठीक है। वो बड़ी एकदम लिरिकल और पोएटिक भाषा में उसी चीज़ को लिखते हैं जो अशोक गहलोत ने, काफ़ी राजस्थान से आते हैं तो उन्होंने बहुत एकदम सीधी सीधी ऐसे कह दी थी। मुझे ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस से ऐतराज़ जो निकल के आता है विद इन पार्टी भी, वो मुझे लगता नहीं है कि उसके जो कार्डर होगा वहाँ तक के पहुँचता होगा। कि अगर आपके प्रतिरोध की भाषा ये, वो थोड़ा सा देशज होना चाहिए, वो थोड़ा सा, जैसे कांग्रेस में आपके जो यूपी के प्रेसिडेंट हैं लल्लू सिंह, वो मुझे बड़े पसंद हैं, मतलब उनमें स्कोप है। उनके बारे में जोक चलता है कि उनको गिरफ्तार करने के लिए भर्ती किया प्रियंका गांधी ने, आज इस जिले में गिरफ्तारी दो, कल उस जिले में दो। वो पॉलिटिशियन का काम है, वही पॉलिटिशियन होता भी है। तो जब तक बघेल भी जेल गए, सब गए, हाँ। जब तक के इस तरह के लोग प्रमोट नहीं किए जाते हैं तब तक के मुश्किल होती है। जैसे एज ए न्यूज प्रोड्यूसर मैंने 2 साल ललन टॉप शो बनाने में मुझको यही दिक्कत आती है कि यार इनका दिखाएं क्या, कुछ है ही नहीं बोलने को। तो जब तक कि आप उस तरह की छवियों का निर्माण नहीं करते हैं, जब तक कि अपने प्रतिरोध को उस तरह से एस्टैब्लिश नहीं करते हैं विद इन पार्टी, तब तक के पर्चा और चर्चा लोहिया जी कहा करते थे, तब तक के मुश्किल है। तब तक कि इसी तरह से अकेले पढ़ते रहेंगे जितने भी कपिल सिब्बल हैं पार्टी में। ये अकेले भले ही पढ़ते रहें, लेकिन मुझे लगता है कि इफ कांग्रेस वांट्स टू सी एनी फ्यूचर एट ऑल, इफ दैट्स अ बिग इफ, दे हैव टू लुक बियॉन्ड राहुल गांधी। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए जो कर सकते थे, अच्छा बुरा वो कर चुके हैं, बट दैट्स माय ओपिनियन एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। अगली तरफ बढ़ते हैं, अगले खंड की तरफ बढ़ते हैं, नेता नगरी के, जिसका नाम है जवाबदेही। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पत्रकार सिर्फ अपने हिस्से के सवाल पूछें, हमारी भी जवाबदेही है आप दर्शकों के प्रति। क्या है सवाल निखिल? पहला सवाल आयुष पाठक का है। मोदी सरकार के निर्णय शुरू में सुनने में अच्छे लगते हैं, जैसे नोटबंदी और जीएसटी, लेकिन बाद में डिजास्टर साबित होते हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि फार्म बिल बाद में डिजास्टर साबित नहीं होगा? नोटबंदी इट्स अ डिजास्टर, ऑलमोस्ट एवरी इकोनॉमिस्ट सेड इट, और इसीलिए इसके राजनीतिक या फायदों पर तो बात होती है, लेकिन आर्थिक नुकसानों पर बहुत खुल के सरकार की तरफ से बात नहीं हुई, कोई वाइट पेपर नहीं आया। जीएसटी को लेके आई हैव माय ओन सेट ऑफ रिजर्वेशंस कि इट्स अ गुड लॉ, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन को और ज़्यादा स्मूथ किया जा सकता था, और वो चूंकि नोटबंदी के साथ एक ही बरस में क्लब होके आ गया तो उसका बहुत खराब असर रहा इकोनॉमी पर। फार्म बिल को लेके फ्लोर इज स्टिल ओपन, डिबेट हो रही है, और हमने नेता नगरी में भी विस्तार से बात की। वांट टू ऐड समथिंग? छोटी सी चीज़, एविएशन में हम रखवाले करते हैं तो उसमें कभी इस पर चर्चा होगी। जब आप प्लेन उड़ा रहे होते हैं और आप उसको टर्बुलेंस में लेके जाएंगे तो आपके स्टिक पे एक फीडबैक मिलता है आपको, मतलब अगर वो प्लेन उड़ रहा, मतलब अगर वो हिल रहा है बहुत ही वायलेंटली, तो वो पायलट को स्टिक पे फील होता है, वो चाहे उसको डिसेबल कर सकता है। बीजेपी ने अपनी स्टिक का जो ये फीडबैक है वो डिसेबल कर रखा है, कभी भी कोई भी चीज़ घूम करके वापस उनके सर पे पड़ती नहीं है। आपने सारे उदाहरण जितने आप गिना रहे हैं, जितने कह रहे हैं, नोटबंदी कोई नुकसान बीजेपी को उसका नहीं उठाना। नहीं, मैंने कहा ना कि पॉलिटिकल नफा नुकसान के मामले में तो फायदा ही रहा है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसीलिए मतलब ये सवाल मतलब थोड़ा अधूरा, क्योंकि उससे कुछ बदलेगा नहीं। अगर जैसे वो फार्म बिल्स को लेकर के कह रहे हैं कि ये डिजास्टर भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन आई होप कि वो पॉलिटिकल कैलकुलेशंस के आगे भी देखते हो चीजों को। बिल्कुल, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं। नोटबंदी और इन सब का इकोनॉमी पे क्या असर है वो दिख ही रहा है। आज ही अगले क्वार्टर के नतीजे भी आए हैं।
अगला सवाल है निकेन शाह का, डू यू सी एन इंक्रीज इन रिजेंटमेंट अगेंस्ट द बीजेपी गवर्नमेंट टुडे सिंस देयर विन इन 2019? बिल्कुल नहीं। आप कभी भी मैदान में किसी से भी मुलाकात करेंगे, अगर आप ऑन एन एवरेज अगर आपका सैंपल 100 का है, ये मैं अपना अनुभव पे कह रहा हूँ, हो सकता है वो गलत और सही दोनों हो सकता है, आपको एक फेयर मेजॉरिटी मिल जाएगी जो बीजेपी की नीतियों के बारे में अच्छा सोचती है, जो बीजेपी के लीडर से आइडेंटिफाई करती है और जो बीजेपी के लीडर में मानती है। लीडर आप लीडर कह रहे हैं, मैं सीधे सुप्रीम लीडर जो उनके हैं नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, उनका जिक्र करता हूं, जो बिहार चुनाव में हमें घूमते हुए दिखा कि जो अल्ट्रा पुअर हैं उन तक स्कीम पहुंची है। वो बड़े क्वेश्चन है उसमें उनका नहीं है उतना कि साहब इकोनॉमी क्या, और उनको तो साहब अनाज मिल रहा है, या आप सोचिए उज्ज्वला कब की योजना है, आज तक उसकी बात होती है। तो ये एक नया मैं कहता हूं पॉलिटिक्स का मॉडल है जिसमें आप पॉलिटिकल बेनिफिट्स कहो, डोज कहो, जो भी कहो, सीधे रिस्पोंडेंट इंडिविजुअल को आप ऑब्लाइज करते हैं, और वही तरीका और वही उस लॉयल्टी को सीधे नरेंद्र मोदी को लेके जाता है। वो किसी स्कीम की वजह से नरेंद्र मोदी पॉपुलर नहीं, नरेंद्र मोदी ही पॉपुलर है। हाँ, दैट्स सेड एंड डन। 2019 के मुकाबले थोड़ा सा तो घटा है यूफोरिया, पर अब उस थोड़ा सा को मेजर करने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि 2018 के आखिरी में भी पॉपुलैरिटी डिप हो रही थी, लेकिन वो बालाकोट स्ट्राइक होती है और उसके बाद वो फिर से सर्ज कर जाती है। आप 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव देखिए 2018 के, या उसके पहले गुजरात का चुनाव हुआ था, तो ये बैकफुट पर थे। अगला सवाल राहुल कुमार का है, डोंट यू थिंक मोदी गवर्नमेंट शुड चेंज फाइनेंस मिनिस्टर? इफ इट चेंजेस देन whom do you see most fit as finance minister from BJP? दैट्स कंप्लीटली प्राइम मिनिस्टर प्रेरोगेटिव कि उनकी कैबिनेट में कौन होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से इस चीज़ का हिमायती हूँ कि ज़रूरी नहीं है, जैसे यूएस में है और भी कई देशों में, कि कोई हार्डकोर पॉलिटिशियन ही कैबिनेट का हिस्सा बने। हमने यहाँ भी लेटरल एंट्री देखी हैं विदेश मंत्री के रूप में। आपके सवाल का जो जवाब है कि कौन हो सकता है, सलाह देने में क्या जाता है, हम हिंदुस्तानी इसमें माहिर हैं। मुझे लगता है कि जो नरेंद्र मोदी की पहली चॉइस थे, जो फिर नहीं आ पाए कैबिनेट में, कभी उस पर विस्तार से बात होगी, अरुण शौरी। ही वुड हैव बीन अ वंडरफुल फाइनेंस मिनिस्टर गिवन कि उनके जो पॉलिटिकल मास्टर हैं, दैट्स नरेंद्र मोदी, उनको बहुत क्लियर कट बात बताएं कि आपके ये डिलीवरेबल्स हैं, और उसके बाद उनको फ्री हैंड दिया जाए। एक टर्म जो पॉलिटिकल सर्कल में अच्छे से यूज नहीं होता है कि बहुत टेक्नोक्रेट टाइप के हैं, बट अरुण शौरी का चाहे इंटेलेक्ट हो, चाहे डिलीवर करने की क्षमता हो, और पर्सनल इंटेग्रिटी हो, हाँ, उस पे सवाल नहीं। हाँ, तो वो बहुत ही आपको कमाल के। लेकिन कहा जाता है कि वो एक चॉइस सी हो गई थी कि अरुण शौरी या अरुण जेटली, एंड देन हाँ, और वैसा एक को लाना चाहते हैं, ला नहीं पा रहे हैं, एक आना चाहते हैं जो वो जिनको लिया नहीं से आना चाहते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, वो दशकों से आना चाहते हैं, वो चंद्रशेखर की गवर्नमेंट में भी आना चाहते थे, वो बाद की गवर्नमेंट में भी। हर्ष नेबवानी पूछ रहे हैं, क्या हिस्ट्री में कभी कोई जर्नलिस्ट पॉलिटिक्स में अपने दम पर सक्सेसफुली लीडर बना है या फिर बन सकता है? अगर बन सकता है तो आपके क्या विचार हैं इस पर? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। गांधी जी भी पार्ट जर्नलिस्ट थे, बिल्कुल थे, है ना। नेहरू अखबार निकालते थे। अटल बिहारी वाजपेयी कानपुर में लॉ कर रहे थे, राष्ट्रधर्म, और फिर पांचेजन ने उनको सौंपा गया। तो नेता पत्रकार रहे ताकि अपने विचार पहुंचा सकें। लोहिया जी, जॉर्ज फर्नांडिस, एक लंबी परंपरा है। लेकिन पत्रकार एक फुल फ्लेजेड जो नेता बने, ये एक बहुत ही दिलचस्प संभावना है। जैसे मोतीलाल वोरा यूपी के गवर्नर रहे, आपके एमपी के सीएम रहे, वो नवभारत के पत्रकार थे। अच्छा, ये मेरे लिए भी मतलब इंटरेस्टिंग ट्रिविया है। ये बात मुझे खुद मोतीलाल वोरा ने अच्छा बताई थी। मैं बोले, यार तुम यूपी वालों ने ना मुझे एक बुरी आदत लगा दी पान खाने की। मैंने कहा कैसे? बोले, मैं यूपी का गवर्नर था और मोहसिना किदवई जी मुझसे मिलने आई, मैं गवर्नर हाउस में था, और पान की कुछ बड़ी अच्छी कलमें लेकर आई, और फिर वो मैंने गवर्नर हाउस में पान की बेल लगवा दी, और फिर मुझे पान खाने की आदत पड़ने लगी। और मोतीलाल वोरा की दूसरी आदत थी, वो ऐसे वो बजाओ ताली टाइप से, कि मतलब मैंने जोक मारा है तो बजाओ ताली मांगते थे। और अभी मैं मोतीलाल वोरा का जिक्र कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि अहमद पटेल की तरह वो भी सोनिया गांधी के बड़े विश्वस्त जो किचन कैबिनेट है उसमें लगातार रहे हैं कोषाध्यक्ष के तौर पे, और ये सब। पर कोई जर्नलिस्ट अगर बनता है तो बिल्कुल वो पुकार 2.0 हो जाएगी, होना चाहिए। जर्नलिस्ट लॉ कर ले तो बन सकता है हमारे, क्योंकि वकील बहुत बनते हैं, और वकील कहाँ कहाँ पहुंचते हैं। और हमारे यहाँ ये जोक चलता है कि बोले नेतागिरी करनी तो पहले ला करके, और ला लखनऊ या इलाहाबाद से। आखिरी सवाल लेते हैं। उत्कर्ष बर्नवाल का सवाल है, फ्रॉम भट्टा परसौल टू हाथरस,
What's the difference you have seen in Rahul Gandhi, Congress in their agitation, and also how you see the role of police to tackle him? इनकंसिस्टेंसी, इसका एक शब्द में जवाब है। जो दोनों घटनाएं आप बता रहे हैं वो बहुत की मोमेंट्स हैं राहुल के एक पॉलिटिकल करियर में होती है। अगर उन्होंने एक कंसिस्टेंट मतलब अपना एक्शन रखा होता जो मैदान पे नजर आता, जिसको हम कवर करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, पर वो हो नहीं रहा है। यूं होता तो क्या होता। एक अच्छी चाय बनाने के लिए सिर्फ एक बार खौल आना जरूरी नहीं है। खौलाते हो, मध्यम करते हो, आंच नीचे लाते हो, फिर खौलाते हो। ये एक बड़ी सतत प्रक्रिया है एक कड़क चाय के लिए। बढ़ते हैं नेता नगरी के आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सिफारिश। बहुत नेगेटिव सा वर्ड लगता है ना कि यार सिफारिश, किसकी सिफारिश लेकर आए, हम ललन टॉप में भर्तियां करते हैं भाई सिफारिश नहीं लगेगी। लेकिन मुझे रेकमेंडेशन के लिए इससे ज्यादा मौजूद कोई शब्द नहीं लगा। क्या है निखिल आपकी रेकमेंडेशन हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं आपसे काफ़ी कम पढ़ता हूँ, काफ़ी कम चीज़ें देखता हूँ। मैंने लेकिन कल एक फिल्म देखी बहुत दिनों बाद, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। कोएन ब्रदर्स की मूवी है, बहुत प्यारी फिल्म है। और इसके साथ ये हो जाता है कि हम जिस चीज़ को खूब लोगों को फोर्स करते हैं ना कि यार ये देखो ये देखो ये देखो, तो उस चक्कर में कई लोग नहीं देखते हैं। आपको ज़रूर देखनी चाहिए अगर आप 1.5 घंटा निकाल सकें। अंग्रेज़ी में है, नेटफ्लिक्स पे आप उसको जाके देख सकते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग थीम्स उसमें कोएन ब्रदर्स डिस्कस करते हैं। फेट है, चांस है, और ये आपको कोएन ब्रदर्स के पूरे काम में दिखता, उनकी पूरी फिल्मोग्राफी में आपको दिखता रहता है। उसमें से सबसे बढ़िया नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन को माना जाता है, तो वो देखने लायक फिल्म। अच्छा, एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मराठी उपन्यास खूब पढ़ते हैं लगातार। हाल फिलहाल में पिछले 1-2 महीने में आपने कोई अच्छी किताब पढ़ी हो? कुछ दिनों से मैं नहीं पढ़ रहा हूँ मराठी में। मेरे एक बड़े प्रिय लेखक हैं, ऑथर हैं, मिलिंद बोकिल। और मिलिंद बोकिल को जानने और पढ़ने में मज़ा ये है कि बहुत बढ़िया लिटरेचर लिखते हैं, बहुत बढ़िया साहित्य उन्होंने, और वो समाजवादी परंपरा से आते हैं, जिसमें आपका जो कोर फोकस है वो हमेशा सोशल कॉज होता है, सोशल वर्क होता है। और ये प्रोफेशनल सोशल वर्क करते रहे हैं। खूब सारी स्टडीज़ इन्होंने की हुई हैं। मिलिंद बोकिल। तो जो चीज़ें वो आपको बता रहे हैं वो लगभग आप अगर रूरल महाराष्ट्र आप जाते हैं, स्पेशली वेस्ट, तो आप अपने वो चीज़ें ऐसी है जो आपने कभी अपने बचपन में देखी है, कभी आप अपने बुआ के आप कोरिलेट कर सकते हैं। क्या उनका काम मराठी से इतर हिंदी, अंग्रेजी या दूसरी? मिलिंद बोकिल एक्टिव है। मिलिंद बोकिल दूसरी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है उनका काम? मिलिंद बोकिल की समुद्र मेरे हिसाब से हिंदी में उपलब्ध है। अच्छा, वो भी एक अच्छा उपन्यास है, और वो अंग्रेजी में भी लिखते रहते हैं। अच्छा, चलिए निखिल ने मेरी रिकमेंडेशंस का जिक्र किया, मैं तो किताबें ही ले आया। मैंने एक नॉवल पढ़ा है, ये बड़ा मज़ेदार सा है। हम बिहार से आए भी हैं, एंड लेट मी से इट अगेन एंड अगेन, आई एम इन लव विद बिहार। और मैं कई दोस्तों को बोल चुका हूँ कि बिहार घूमने ज़रूर जाइए। बनारस से दाखिल होइए, कैमूर से सासाराम, पीछे अमतेश भी सर हिला रहे हैं हमारे कैमरा पर्सन। सासाराम से गया जाइए, गया बोध गया खाने के लिहाज से भी अच्छा है। फिर आप नालंदा राजगीर जाइए और पटना से वापस आइए। प्लीज़ डू दिस सर्किट, इट्स रियली गुड। ये एक नॉवेल है, अब्दुल्ला खां का, बैंकर हैं, मुंबई बेस्ड है। पटना ब्लूज, कुछ ख्वाब अधूरे से, ये मंजुल ने छापा है। ये नॉवेल है, आप अमतेश जी अलग से भी इसकी तस्वीर लगा दीजिएगा, मंजुल से है। 250 रुपये इसकी कीमत है, फिक्शन है। आरिफ की कहानी है। निखिल, एक ये हिंदी क्रिटिक वाला जो वर्ड है उसमें बात होती थी कि हिंदी के उपन्यासों में मुस्लिम समाज कैसे दिखता है या हिंदी की फिल्मों में कैसे दिखता है। तो आपको ध्यान आता, पाकीज़ा, गजल, उमराव जान, उस तरीके से एक पुरानी दुनिया की बात होती है। पटना ब्लूज में आपको हमारे वक्त का एक 90s का समाज दिखता है। बिल्कुल ओपनिंग ही है कि मंडल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है पटना में, तो वहां से वो खुलता है नॉवेल की किरदार कहीं जा रहा है किसी के साथ। तो इसमें वो सारी चीज़ें हैं, भाषा के स्तर पर भी हैं। और इसको पढ़ते हुए मैं ये सोच रहा था कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई भी हो, कोई भी अलग अलग संप्रदाय के लोग, आपका उनकी मान्यताओं के प्रति एक्सपोजर बड़ा ज़रूरी है। कि क्या आपने कभी लंगर खाया, कि क्या आपने कभी गुरुद्वारे में बैठ के शब्द सुना, क्या आप, हमारे यहाँ चर्चा हो रही थी, साथी हैं डेविड, उनकी शादी की, यार वो क्या पानी दिया जाएगा क्या? तो बोले नहीं वो नहीं, उन्हीं को दिया जा सकता है जिनका बैप्टिज्म हुआ है। या कभी आप घूमने गए, जैसे मैं दोहा गया, तो वहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत सी आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से एक मस्जिद बनी हुई है, लाइब्रेरी बनी हुई, तो उसको देखने गया।
तो ये जो एक्सपोजर है एक दूसरे की मान्यताओं के प्रति, मैं सोच रहा था कि यार मैं कभी किसी मुस्लिम, ईसाई या यहूदी के उसमें नहीं गया कि उनका जो जनाजा निकले या लास्ट राइट्स हो रहे हों, कि जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं कि मिट्टी डाली गई, वो धीमे धीमे ताबूत उतारा जा रहा है कुछ कुछ, तो इसमें ऐसा एक जिक्र आता है तो मैं सोचने लगता हूँ। और ये एक लिटरेचर का पॉइंट रहता है कि इट पुशेस यू टू थिंक कि यार ऐसा भी होता है। और भाषा के स्तर पर भी मतलब बहुत अच्छे अच्छे शेर भी हैं। गम में डूबे ही रहे दम न हमारा निकला, बहरे बस्ती का बहुत दूर किनारा निकला, ये बेखुद देलवी का शेर है। ऐसे कई शेर हैं। और भाषा के स्तर पर बीच बीच में उर्दू आती है, कुछ एक बार आपको डिक्शनरी भी तलाशनी पड़ती, बट दिस इज हाउ यू ऐड न्यू वर्ड्स टू योर रिपर्टरी। सो पटना ब्लूज हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। ये एक वेस्टलैंड ने बड़ी कमाल की किताब और डायरी निकाली है। ये 2021 का प्लानर है। ये साहिर लुधियानवी की पैदाइश का 100वां बरस होता। मैं वही सोच, जब आप लेके आए मैं देख रहा था कि यार ये किताब लेके आते हैं, ये डायरी क्यों लेके इन द ईयर ऑफ साहिर प्रेजेंटेड बाय नसरीन मुन्नी कबीर। कमाल की डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं। हमने किताबवाला में उनका एक इंटरव्यू किया, लता मंगेशकर पर उनकी किताब है। नेता नगरी के डिस्क्रिप्शन में आपको उस इंटरव्यू का लिंक भी मिलेगा, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। सिनेमा पे इनकी बहुत किताबें हैं कमाल की। और इसमें एक पन्ने पे दिलचस्प किस्से हैं साहिर के। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, या मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, या फिर प्यासा के गाने, या एक गाना जो मुझे सुनना है, ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ये मुझे जाके अपनी पत्नी को सुनाना है गाना, लता मंगेशकर ने गाया है। तो इस तरीके के दिलचस्प वाक़ये हैं। और आशा भोसले क्या कह रही हैं साहिर के बारे में, नितिन मुकेश क्या कह रहे हैं, मजरू सुल्तानपुरी, अनुराग कश्यप। तो और दूसरी तरफ आपका प्लानर है। और आखिरी में ये उनकी डायरी का एक हिस्सा है विच इज़ लाइक अ प्लानर, कि उनको राजेश रोशन से मिलना है 23 अगस्त को 1978, फिर कैफी से मिलना है और फैज़ अहमद फैज़ के साथ डिनर करना है, जाने वो कैसे लोग थे। और फिर टीवी का मुशायरा है 8 बजे दूरदर्शन का। तो इस तरीके से कुछ नोट्स भी लगे हैं। सो इट्स अ गुड पिक कि अगर आप प्लानर में हैं। तीसरी और आखिरी किताब विच आई स्ट्रांगली रिकमेंड, इस किताब का टाइटल है जुगलबंदी। विनय सीतापति बहुत कमाल के पॉलिटिकल बायोग्राफर हैं। इससे पहले इन्होंने हाफ लॉइन लिखी है जो कि पीवी नरसिम्हा राव की अद्भुत बायोग्राफी है, मतलब सीखने लायक है। जुगलबंदी में इन्होंने अटल और आडवाणी की जुगलबंदी और उसके बहाने जनसंघ और फिर बीजेपी के राइज को दिखाया कि एक संगठन का आदमी, एक पार्लियामेंट का आदमी। सो जुगलबंदी आई रिकमेंड। ये रिलीज होने वाली है, यहाँ मैं शो ऑफ भी कर रहा हूँ। हम लोग को कई बार किताबें थोड़ा पहले मिल जाती हैं। देखने में मेरी कुछ रिकमेंडेशन नहीं है इस हफ्ते, क्योंकि मैं पढ़ ज़्यादा रहा। हाँ, देखने से याद आया, सौरभ आप पूछ रहे थे कि मिलिंद वकील का काम आपको दूसरी भाषाओं में कहाँ मिलता है। हार्पर कॉलिंस ने शाळा को ट्रांसलेट करवाया है अंग्रेजी में, और शाळा एक बड़ी प्यारी फिल्म भी है। शाळा हाँ, इसमें तो मुबारक ने इनकी लिखी हुई है। इन्होंने ये वही है जिसमें वो बच्चे हैं, एक्सप्लोरिंग सेक्सुअलिटी, स्कूल रोमांस। हाँ, मतलब सेक्सुअलिटी तो मैं नहीं कहूंगा, वो चाइल्डहुड रोमांस है जैसे आपका। और वो वाला ना, उसका टाइम अब चला गया है थोड़ा सा, कि एक वो जो नजरा नजर जिसको कहते हैं ना, देखने वाला प्यार, मतलब उसमें जिसको हम लोगों को बाद में पता चला कि ये प्लेटोनिक प्यार होता है, जिसमें बहुत देर तक आप देखते रहते हो ऐसे जाके। अभी ये दूसरा चलता है कि अच्छा इसमें अपना नंबर डाल, यार हमने उसको गंदी नजर से नहीं देखा कभी तो वो उस नजर को भी गंदी नजर बताया जाने की। वो गुलाबी प्यार जैसा स्कूल में हर चीज वाला प्यार है। हाँ, तो और वो देश में घटता है प्यार, मतलब मुंबई के सबर्ब्स में। तो वो बड़ा पढ़ने के हिसाब से तो वो बहुत अच्छी चीज। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो मुबारक ने चला चित्रपट बगुया, हम एक सीरीज करते हैं मराठी सिनेमा पे, तो अब उसको नाम उसका बदल के भारत टॉकीज हो गया ताकि दूसरी भाषाओं का भी सिनेमा आए। तो वो आपको लिंक भी मिलेगा शाला के बारे में। सो शाला इन्हीं की लिखी हुई है, इनका लिखा हुआ उपन्यास है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इनके पास जब ये फिल्म बनाने के लिए डायरेक्टर गए तो इन्होंने कहा कि नहीं यार, ये मैंने बड़ा अपना जिसको कहते हैं बड़ा दिल लगा के मैंने लिखा है, तुम इसका कचरा कर दोगे जब तुम इसको फिल्म बनाओगे। अच्छा। तो वो वापस चले गए, उन्होंने तब कुछ नहीं कहा। फिर वो ले जाकर के एक फीलर बनाया उन्होंने 2-3 मिनट का, कि मैं किस तरह के लुक एंड फील की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी कहानी को मैं कैसे कहूंगा। उन्होंने वो देखा और उन्होंने कहा कि ठीक है अब बना लो। अच्छा, एक हमारे मित्र हैं, एंड ये उनका बड़प्पन है कि मैं उनको मित्र कह पा रहा हूँ, प्रोफेसर श्रीराम, पब्लिक पॉलिसी पढ़ाते हैं IIM बेंगलुरु में। एक और प्रोफेसर आए थे, एक और प्रोफेसर का जिक्र,
उन्होंने एक किताब रिकमेंड की है जो मैं नेता नगरी के दर्शकों को रिकमेंड करना चाहूँगा, अवस्थ, AVASTHE। ये नॉवेल है जो अंग्रेजी में उपलब्ध है अमेजॉन पे। गोपाल गौड़ा एक बड़े वहाँ के सोशलाइट हुए हैं, उनके इर्द गिर्द है। एंड UR अनंत मूर्ति का लिखा हुआ है, अंग्रेजी में उपलब्ध है। और अगर आपने UR अनंत मूर्ति का संस्कार नहीं पढ़ा, बिल्कुल बिल्कुल पतली सी किताब है पर बड़ी ज़रूरी किताब है, तो वो भी पढ़िए। और देखते रहिए नेता नगरी, सिफारिशों का सिलसिला, जवाबदेही का सिलसिला, मुद्दों का, बयानों का सिलसिला, और शुरुआत में एक जैसे केसर छिड़कते हैं चाय पे या खीर पे, उतना ही पॉलिटिकल किस्सों का सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू। इस क्लोजिंग के बाद सिर्फ थैंक यू बचता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नेता नगरी का ये नया संस्करण आपको कैसा लगा जरूर बताइए, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है और संवाद की तो रहनी ही चाहिए।